हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद रफात खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। क्लास 12 मॉडर्न फिजिक्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। अच्छा, अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक वर्ड पर गौर करें तो ये फोटो इलेक्ट्रिक वर्ड जो है ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। एक फोटो जो कि फोटोन से निकला है और एक इलेक्ट्रिक यानी कि वही करंट या इलेक्ट्रिसिटी। मतलब आप यूं कह सकते हैं कि इस वर्ड की कॉम्बिनेशन का मतलब हो जाता है कि फोटॉन्स की वजह से करंट या फोटॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी। और हम ये देखेंगे कि फोटॉन्स की वजह से करंट या इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से ये आपस में रिलेट करते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम वर्ड फोटॉन पर गौर करें, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी करंट ये चीज हमें पीछे वाले चैप्टर्स के अंदर, क्लास 12 के पिछले चैप्टर्स के अंदर कवर कर चुके हैं। करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, किस वजह से होता है, ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं ना। फोटोन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखें फोटोन क्या होता है। फोटोन जो है वो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं। हमें पता है कि लाइट कंसिस्ट करती है छोटे छोटे पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स, और उन टाइनी पार्टिकल्स को हम फोटॉन्स कहते हैं ना। एनर्जी पैकेट्स होते हैं, बंडल्स ऑफ एनर्जी होते हैं, उन एनर्जी पैकेट्स को हम फोटॉन्स कहते हैं। मतलब लाइट ट्रैवल करती है जब, तो लाइट के पास एनर्जी पैकेट्स होते हैं, बंडल्स ऑफ एनर्जी होते हैं, उन एनर्जी पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं, फोटॉन्स कहते हैं। मतलब फोटॉन्स आर द पार्टिकल्स ऑफ लाइट। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। फिर अब बात करें अगर लाइट की, तो हमें पता है कि लाइट की जो है वो डुअल नेचर है। लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट समटाइम्स बिहेव करती है एज अ वेव और लाइट समटाइम्स बिहेव करती है एज अ पार्टिकल। अब सवाल पैदा ये होता है कि लाइट कब एज अ वेव बिहेव करती है और लाइट कब एज अ पार्टिकल बिहेव करती है। तो इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन या छोटी सी जो डिस्कशन है मैं आपको बता देता हूं। देखें, हमारे पास कुछ फिनोमिना है, जैसे कि इंटरफेरेंस हो गया, जैसे कि डायफ्रैक्शन हो गया, जैसे कि पोलराइजेशन हो गया। ये कुछ ऐसे फिनोमिना है जिसमें लाइट की वेव नेचर प्रूव होती है। ये बात ध्यान में रखिएगा। मतलब अगर आप लाइट की इंटरफेरेंस करेंगे, अगर आप लाइट की डायफ्रैक्शन करेंगे, अगर आप लाइट की पोलराइजेशन करेंगे, तो इन फिनोमिना में लाइट की जो नेचर प्रूफ होती है वो कौन सी होती है, वेव नेचर। क्योंकि इंटरफेरेंस वेव्स का होता है तो लाइट बिहेव करेगी एज अ वेव। डायफ्रैक्शन वेव्स की होती है, पार्टिकल्स की नहीं, तो लाइट बिहेव होगी एज अ वेव। और इसी तरीके से पोलराइजेशन भी वेव्स की होती है, पार्टिकल्स की नहीं। तो जब आप लाइट की पोलराइजेशन करेंगे तो लाइट की कौन सी नेचर प्रूफ होगी, वेव नेचर प्रूव होगी। और इसी तरीके से जब हम फिनोमिना की बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जैसे कि हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट है, या हमारे पास पेयर प्रोडक्शन है, तो इन फिनोमिना में, इन इफेक्ट्स के अंदर जो लाइट की नेचर जो है वो प्रूव होती है, वो कौन सी, पार्टिकल नेचर। मतलब अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें, जिसको हम स्टार्ट करेंगे, अभी तक मैंने आपको नहीं पढ़ाया, इसको हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें, ये एक एक्सपेरिमेंट है बकायदा ना, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट है। तो जब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं तो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सक्सेसफुली सिर्फ एक्सप्लेन जब ही कर सकते हैं जब आप लाइट को ट्रीट करेंगे एज अ पार्टिकल। जब आप लाइट को एज अ पार्टिकल लेंगे तब ही आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये इफेक्ट हो गया जिसमें लाइट की पार्टिकल नेचर प्रूफ होती है। इसी तरीके से कॉम्पटन इफेक्ट हो गया जिसमें लाइट की पार्टिकल नेचर प्रूफ होती है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से फिनोमिना की बात कर रहे हैं, तो उन डिफरेंट फिनोमिना के अंदर लाइट की डिफरेंट नेचर होती है। तो यहां से हमें पता चलता है कि हाँ भाई, लाइट वेव भी है और लाइट पार्टिकल भी है। इट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो। ये बिल्कुल इसी तरीके से आपको एक छोटी सी मिसाल दूं आपके आपके अपनी एक डेली लाइफ से। मैं आपकी बात करता हूं। लेट्स सपोज आप जो है एक स्टूडेंट भी हैं, आप किसी के बेटे भी हैं, बेटी भी हैं। एक एक जेंडर की बात कर लेता हूं, लेट्स सपोज मैं बेटा ले लेता हूं, ठीक है ना। आप एक स्टूडेंट भी हैं, आप एक बेटे भी हैं, आप किसी के भाई भी होंगे, आप किसी के दोस्त भी होंगे। आपके अंदर डिफरेंट खूबियां, आपके अंदर डिफरेंट नेचर्स आपके अंदर समाई हुई, आप ये रखते हैं डिफरेंट नेचर्स। अब इमेजिन करें कि आप कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, किसी एकेडमी में है, मतलब आप किसी क्लास में बैठे हुए हैं, तो आपकी कौन सी नेचर आपके सामने आएगी, तो भाई आप बिहेव करेंगे एज अ स्टूडेंट। तो वो जो सिनेरियो है ना, वो आपको बताएगा कि यहां पर आपको बिहेव करना है एज अ स्टूडेंट। अब आपको यहां पर बेटा बनने की, या आपको दोस्त बनने की, या आपको किसी के भाई बनने की जरूरत नहीं है। तो आपको जो जरूरत होगी वो क्या एक्ट करने की, आप एक्ट करेंगे एज अ स्टूडेंट। तो आपका सिनेरियो बता रहा है कि आपको एक्ट कैसे करना है। इसी तरीके से अगर आप घर में हैं, अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ बिहेव करेंगे, एक्ट करेंगे एज अ बेटा, ना कि एज अ स्टूडेंट,
ना कि एज अ दोस्त। हाँ, वो अच्छी बात है, आपकी पेरेंट्स के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए कि भाई आप अपने पेरेंट्स को एज अ फ्रेंड या आपके पेरेंट्स आपको एज अ फ्रेंड ट्रीट करते हो, लेकिन फिर भी हैं तो पेरेंट्स ना, एक वो इज्जत का एक मतलब उसका एक मौजूद है, मकाम मौजूद है। तो फिर भी जब आप पेरेंट्स के साथ होंगे तो आप एक्ट करेंगे, आप बिहेव करेंगे एज अ बेटा। और इसी तरीके से जब आप अपनी दोस्तों के साथ होंगे, फ्रेंड्स की गैदरिंग में होंगे, तो भाई वहां पर आपकी जो नेचर होगी, आप जो बिहेव करेंगे वो एज अ फ्रेंड बिहेव करेंगे, है ना। तो डिफरेंट सिनेरियो, क्लास में बैठे हुए हैं तो आप एक्ट कर रहे हैं एज अ स्टूडेंट, पेरेंट्स के साथ हैं तो आप एक्ट कर रहे हैं एज अ बेटा, और जब आप अपने दोस्तों के साथ हैं तो आप एक्ट कर रहे हैं एज अ फ्रेंड। तो डिफरेंट सिनेरियो तो आपकी डिफरेंट नेचर। इसी तरीके से अगर इंटरफेरेंस होगा, अगर डायफ्रैक्शन होगा, अगर पोलराइजेशन होगा, तो लाइट बिहेव करेगी एज अ वेव। और इसी तरीके से अगर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, कॉम्पटन इफेक्ट होगा, तो लाइट बिहेव करेगी, लाइट एक्ट करेगी एज अ पार्टिकल। तो बात समझ आई। तो ये इसी वजह से हम ये कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि लाइट वेव नहीं है, हम ये नहीं कहते कि लाइट पार्टिकल नहीं है, हम ये भी नहीं कहते कि लाइट सिर्फ वेव है, हम ये भी नहीं कहते कि लाइट सिर्फ पार्टिकल है, हम कहते हैं लाइट दोनों है। लाइट हैज डुअल नेचर, समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक अ वेव एंड समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल। तो यहां पर आके ये डिस्कशन खत्म हो जाती है। इसी वजह से लाइट के साथ एक चीज जुड़ गई कि ये दोहरी नेचर रखती है, डुअल नेचर रखती है। आगे चलते हैं। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो जनाब, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट 19th सेंचुरी में, यानी कि जो मैं अगर आपको एग्जैक्ट ईयर बताऊं तो 1887 के अंदर जो साइंटिस्ट थे हेनरिक हर्ट्ज, उन्होंने इसको डिस्कवर कर लिया था पहली दफा। फर्स्ट ऑब्जर्व करने वाला साइंटिस्ट था हेनरिक हर्ट्ज। और किस ईयर में? 1887 के अंदर ये पहली दफा ऑब्जर्व, पहली दफा डिस्कवर हो चुका था। लेकिन ये जो सेंचुरी चल रही थी ना, 19th सेंचुरी, इसमें जो साइंटिस्ट और लोगों का बिलीफ था ना, वो लाइट की वेव नेचर पर बड़ा स्ट्रांग था बिलीफ। पता है क्यों? 1801 यानी कि 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में 1801 के अंदर थॉमस यंग ने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। और वो एक्सपेरिमेंट इतना मतलब जो है वो कामयाब रहा, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट एक एविडेंस था, एक सबूत था कि लोगों को यकीन करना पड़ रहा था कि हाँ भाई लाइट जो है वो वेव नेचर रखती है। क्योंकि उस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर इंटरफेरेंस फिनोमिना होता है, लाइट इंटरफेरेंस करती है और आपको फ्रिंजेस मिलती हैं, डार्क ब्राइट फ्रिंजेस मिल रही होती है ना। तो ये जो थॉमस यंग का जो एक्सपेरिमेंट था, ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस था लाइट की वेव नेचर का। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद फिर उसके बाद जो है वो मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बाद एक्चुअली उस सेंचुरी के अंदर साइंटिस्ट का और लोगों का लाइट की वेव नेचर के ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग, एक बहुत तगड़ा बिलीफ हो चुका था। वो लाइट को एज अ वेव डील करते थे। अच्छा, 1887 के अंदर जब ये इफेक्ट पहली दफा सामने आया तो ये पता तो चल गया कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सिर्फ एक्सप्लेन किया जा सकता है पार्टिकल नेचर पर, और उस सन में, उस सेंचुरी में वेव नेचर के बिलीफ के होने की वजह से ये एक्सपेरिमेंट मोर देन अ सेंचुरी, यानी कि एक सदी से ज्यादा तक अनएक्सप्लेन रहा। कोई साइंटिस्ट नहीं आया जो इसको सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर सके, अनटिल एंड अनलेस एल्बर्ट आइंस्टाइन केम। और 1904 और 1905 में जाके फाइनली इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आइंस्टाइन ने क्वांटम नेचर या यूं कह लो पार्टिकल नेचर के ऊपर इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रूव किया और सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। अब आप सोचें, कहां 1887 के अंदर ये पहली दफा ऑब्जर्व हो चुका था और कहां जाके इसकी सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन आई 1905 या 1904 के अंदर। कितना बड़ा एक गैप आ गया, मतलब मोर देन अ सेंचुरी, एक सदी से ज्यादा तक ये अनएक्सप्लेन रहा था। पता है क्यों? क्योंकि जो भी इसको पढ़ रहा था वो लाइट की वेव नेचर के मुताबिक इसको पढ़ रहा था, हमेशा गलत। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स और थ्योरेटिकल रिजल्ट्स बिल्कुल मैच नहीं कर पा रहे थे। तो जनाब, ये तो हो गया इसका एक छोटा सा बैकग्राउंड, इसकी डिस्कशन। अब हम एक काम ही करते हैं, इसकी जो है वो डेफिनेशन और मजीद, मतलब याद रखिएगा आज का जो हमारा टॉपिक है लेंथी टॉपिक है। डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशंस, की पॉइंट्स, इक्वेशंस, ग्राफ, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए बड़ा ही कीमती, हर एक लम्हा बड़ा कीमती होने जा रहा है। तो कोशिश करिएगा कि स्किप ना करें, क्योंकि एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट बड़ा जो है वो अहमियत का हामिल है, इंपॉर्टेंस रखता है। तो वो आपके जो है वो एंट्री टेस्ट हो, भले वो आपके बोर्ड के एग्जाम्स हो, कोई सा भी आपका एग्जाम हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वहां पर होगा तो आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए बड़ा काम आने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर इसका इंट्रोडक्शन लिखता हूं कि ये डिस्कवर कब हुआ था। सबसे पहले तो इट वॉज फर्स्ट
डिस्कवर्ड बाय हेनरिक हर्ट्ज। जनाब ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था, और 1887 के अंदर, इन 1887 के अंदर। देखो दो बातें हैं, अगर एमसीक्यूज में आ जाए, डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट यानी कि पहली दफा ऑब्जर्व करने वाला साइंटिस्ट कौन है, और इसको सक्सेसफुली एक्सप्लेन करने वाला साइंटिस्ट कौन है, तो दो अलग बातें हैं। तो पहली दफा ऑब्जर्व करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो हेनरिक हर्ट्ज हैं, और 1887 में ये डिस्कवर हो चुका था। लेकिन इसको पहली दफा सक्सेसफुल एक्सप्लेन करने वाला जो साइंटिस्ट है वो है एल्बर्ट आइंस्टाइन, और वो 1905 के अंदर एक्सप्लेन उसको किया था। ठीक है, तो दो अलग अलग बातें इनको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब हम चलें अगर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरफ, के फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, तो उसको मैं आपको एक रफ डायग्राम से समझाता हूं। पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। तो हम इमेजिन कर लेते हैं कि लेट सपोज हमारे पास कोई भी एक मेटल है, ठीक है, कोई भी एक मेटल है, मेटल के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, भले वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, भले वो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हो। मैं फिलहाल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बना देता हूँ, ठीक है। ये मेटल है कोई भी, और मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। वैसे एटम्स होते हैं, एटम्स के जो है वैलेंस शेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और कुछ जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, लेकिन खैर वो इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे मेटल के अंदर ही होते हैं। इसी वजह से मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स बना रहा हूं। तो ये कोई भी मेटल और उसमें इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया था हेनरिक हर्ट्ज ने, कि जब हम किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल कर रहे थे, मतलब किसी भी मेटल सरफेस पर जैसे ही हम कोई सूटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब एक हाई फ्रीक्वेंसी लाइट, कोई लो फ्रीक्वेंसी या कोई भी फ्रीक्वेंसी वाली नहीं, एक हाई फ्रीक्वेंसी, एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी वाली लाइट जब हम मेटल सरफेस के ऊपर फॉल कर रहे थे ना, तो पता है क्या हो रहा था, इस मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे थे। और पता है इसको अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें कि होता क्या है, तो देखो आपने लाइट फॉल करी, ये कौन है, ये कौन है, ये लाइट है, ये इंसिडेंट लाइट है। और लाइट के बाद कौन होता है, लाइट के पास कौन होते हैं, फोटॉन्स होते हैं। अगर लाइट आ रही है इसका मतलब कौन आ रहे हैं, फोटॉन्स आ रहे हैं। तो होता क्या है, जब कोई भी फोटोन जाके स्ट्राइक करता है मेटल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन को, फोटोन है क्या, फोटोन सिर्फ एक एनर्जी पैकेट है, मतलब उसके पास सिर्फ एक एनर्जी है, उसके पास मोमेंटम है, एनर्जी पैकेट है। तो जब आने वाला फोटोन जब मेटल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन को हिट करता है, स्ट्राइक करता है, उससे इंटरेक्शन करता है, तो ये फोटोन अपनी सारी एनर्जी दे देता है इलेक्ट्रॉन को, और वो इलेक्ट्रॉन उस फोटोन को कैप्चर करता है, ये इलेक्ट्रॉन उस फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और ये एनर्जी इतनी इनफ अगर हो तो ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके मेटल सरफेस से बाहर आ जाता है। ये होती है कहानी असल में, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर फोटोन या हर आने वाली लाइट जो है उसके पास इतनी एनर्जी हो कि वो हर इलेक्ट्रॉन को, ये कंडीशन मे बी की होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं भी आ सकते। अगर इतनी एनर्जी है इनफ कि इलेक्ट्रॉन को बाहर लाया जा सके तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं। तो हम पॉसिबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, उसकी तरफ नहीं जा रहे कि अगर नहीं आते तो, हम जा रहे हैं कि आते हैं बाहर। तो जनाब जब एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल सरफेस के ऊपर पड़ती है तो उस मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो निकलने वाले, ये जो बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। है इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इनके साथ एक वर्ड जुड़ जाता है फोटो का। पता है क्यों, क्योंकि इनको निकालने वाले कौन है, फोटॉन्स है। फोटॉन्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ही तो ये आए। भाई अगर आप लाइट फॉल ना करें, ये इलेक्ट्रॉन्स कभी भी खुद बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि ये बाउंड है, ये मेटल सरफेस के अंदर मौजूद है, मेटल के अंदर मौजूद है, और इनके पास एनर्जी की डेफिशिएंसी होती है, मतलब इनके पास एनर्जी की कमी होती है। आसपास की इलेक्ट्रिक फील्ड्स इनको खींच के रखती हैं और इनको बाहर जाने से रोकती हैं, बाहर नहीं जा सकते ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को कोई एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए होती है। अब भले आप इसको हीट की फॉर्म में दे दें एनर्जी, अब भले आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में दे दें आप एनर्जी, अगर आप इस मेटल सरफेस को हीट दें, अब मेरी बात सुनिएगा, तीन किस्म की इमिशंस होती हैं। अगर आप इस मेटल को हीट करें और हीट एनर्जी की वजह से अगर ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं तो इसको हम कहते हैं थर्मोइनिक इमिशन। हीट एनर्जी की वजह से, यानी कि मेटल के गर्म होने की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हो तो हम ऐसी इमिशन को इलेक्ट्रॉन्स की कहते हैं थर्मोइनिक इमिशन। और अगर हम इस मेटल को एक स्ट्रॉन्ग फील्ड में रखते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर, और स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोवाइड करने की वजह से अगर ये इलेक्ट्रॉन्स फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से अगर बाहर आ रहे हैं तो इसको हम कहते हैं फील्ड इमिशन। और इसी तरीके से अगर वो लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, सूटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ आई बात। तो इलेक्ट्रॉन्स खुद बाहर नहीं आते, इनको एनर्जी चाहिए होती है, और अगर यहां पर एनर्जी फोटॉन्स दे रहे हैं तो हम इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो एक काम ही करते हैं,
इस कॉन्सेप्ट को यहां पर डेफिनेशन की फॉर्म में लिखते हैं। तो देखें इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी सुटेबल फ्रीक्वेंसी में हमारे पास हायर फ्रीक्वेंसी वाली लाइट्स आ जाती है, जैसे कि यूवी हो गई, अल्ट्रावायलेट हो गई, एक्सरे हो गई, ठीक है। सो व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस, क्या होता है जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करती है मेटल सरफेस पे, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। इन इलेक्ट्रॉन्स को जो इजेक्ट हो गए, जो बाहर आ गए, इनको हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर लिख देता हूं दीज इलेक्ट्रॉन्स या दीज इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और ऐसे फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लाइट की वजह से, फोटॉन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की इजेक्शन को, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड द प्रोसेस या एंड द फिनोमेना एंड द फिनोमेना is known as photoelectric effect, photoelectric effect, ठीक है। कोई इसमें मुश्किल बात है नहीं, आसान सी बात है। सबसे पहली बात, डेफिनेशन बहुत आसान है, आपने क्या बताना है, किस तरीके से लिखना है, वर्ड्स आप जो भी लिख दें, इसको आगे पीछे करके कुछ भी लिख दो, लेकिन सेंस एक बचना चाहिए, बनना चाहिए। वो क्या, कि किसी भी सूटेबल फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को जब हम मेटल सरफेस पर फॉल करें और उस लाइट की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन्स उसमें से इजेक्ट हो जाए, निकल जाएं, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस बात को आप अपने वर्ड्स में लिखें, बस कोई भी मतलब वर्ड्स हो, लेकिन आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो बन जाए, आप अपने बिल्कुल करेक्ट होंगे, ठीक है। खैर आगे चलते हैं, अब एक काम ही करते हैं, हम इसकी जो है वो डायग्राम बनाते हैं। वो डायग्राम जो इसकी एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप वाली जो डायग्राम होती है, उसको ड्रॉ करते हैं। तो जनाब इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें यहां पर बनाना होगा, हमारे पास दो प्लेट्स होती हैं, एक प्लेट ये रही और एक प्लेट ये रही, मेटल प्लेट्स हैं ये, ठीक है। अच्छा, इन प्लेट्स को हम बंद कर देते हैं एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर, या यूं कह लो कि वैक्यूम ट्यूब। ये दो प्लेट्स हैं, इनको हमने बंद कर दिया, किसमें, वैक्यूम ट्यूब के अंदर। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, एक प्लेट को हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ और एक प्लेट को हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, गॉट इट। और इस प्लेट और इस टर्मिनल के दरमियान हम एक इंस्ट्रूमेंट लगा देंगे और इस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं एमीटर। ये आ गया हमारे पास एमीटर, ठीक है। अच्छा, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है और ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। इसको हम कहते हैं कैथोड, ठीक है। और इसको हम कहते हैं एनोड। ये आ गया हमारे पास एनोड। दो मेटल प्लेट्स हैं, एक को आपने बैटरी के नेगेटिव के साथ, जिसको नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसको पॉजिटिव के साथ करेंगे उसके ऊपर ऑब्वियस सी बात है क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब हमें करना क्या है, हमें इन दोनों मेटल प्लेट्स में से एक प्लेट के ऊपर लाइट को फॉल करना है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। तो हमें काम ही करते हैं, इस प्लेट के ऊपर हम लाइट को फॉल करेंगे, इस प्लेट के ऊपर हमने लाइट को फॉल करना है। और कौन सी लाइट, एक पर्टिकुलर एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को। तो जब हम इस लाइट को फॉल करेंगे इस मेटल सरफेस पे, और ये क्या है, ये इंसिडेंट लाइट है, ये है इंसिडेंट लाइट, ठीक है। इंसिडेंट लाइट का फॉल होना मेटल सरफेस पे और मेटल सरफेस में से इजेक्ट हो जाना इलेक्ट्रॉन्स का, इसी चीज को तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल रहे हैं ना। ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होकर बाहर। तो जनाब ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जिसमें दो प्लेट्स होती हैं जिनको आप वैक्यूम ट्यूब में बंद कर देते हैं, एक प्लेट को बैटरी के नेगेटिव, एक प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव, और साथ में कनेक्ट कर देते हैं एक इंस्ट्रूमेंट जिसको हम एमीटर, और एमीटर का काम होता है करंट को डिटेक्ट करना। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यहां पर इस एमीटर का काम क्या है, इसको हमने यहां पर खामखा यूं ही कनेक्ट नहीं किया, इसका एक मकसद है और वो मकसद बड़ा इंपॉर्टेंट मकसद है, ठीक है। फिर हमने एक प्लेट यानी कि कैथोड पर लाइट को फॉल किया, तो
तो हमें पता है डेफिनेशन के मुताबिक जब आप लाइट फॉल करते हैं तो मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं इनको हमने क्या कहा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक बात और ध्यान में रखिएगा, ये जो हमारे पास कैथोड है ना, इसको हम इमिटर भी कहते हैं, इसको हम इमिटर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें से तो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं ना, और इलेक्ट्रॉन्स जिस प्लेट की तरफ जा रहे हैं वो प्लेट इनको एब्जॉर्ब करेगी, इनको कलेक्ट करेगी। एक से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इमिट हो रहे हैं, तो उस प्लेट को हमने क्या बोला, इमिटर। और वो इलेक्ट्रॉन्स अब निकल के सामने वाली प्लेट की तरफ जा रहे हैं अट्रैक्शन की वजह से, जाहिर सी बात है वो पॉजिटिव प्लेट है, तो इलेक्ट्रॉन सामने की तरफ जा रहे हैं, तो जो प्लेट इनको कलेक्ट करेगी उसको हम कहते हैं कलेक्टर। तो ये जो एनोड है ना, इसको हम कलेक्टर भी कहते हैं। तो आप चाहें तो एक प्लेट को जो है वो कैथोड, दूसरे वाले को एनोड, आप चाहें तो प्लेट को एमिटर और कलेक्टर के नाम से भी प्रोनाउंस या पुकार सकते हैं। अच्छा, अब आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताता चलूं। सबसे पहले एक काम ही करते हैं, मैं एक रफ सी डायग्राम बना देता हूं दोबारा इसकी की, और उसमें आपको एक बात समझाता हूं करंट के हवाले से ना। ये वही हमारे पास सेटअप है, ठीक है, एग्जैक्टली वही सेटअप मैंने यहाँ पर एक और बना लिया, लेकिन फर्क इसमें ये होगा कि मैं यहाँ पर लाइट फॉल नहीं कर रहा फिलहाल। जब मैं लाइट फॉल नहीं करूंगा तो हमें पता है इसमें से इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। अच्छा, अगर मैं इस सर्किट को देखूं जिसमें ये दो प्लेट्स हैं, और एक प्लेट को आपने एमीटर के थ्रू टर्मिनल के साथ और दूसरी प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ, एक सर्किट है हमारे पास। आपके ख्याल में हमारे पास ये जो सर्किट है ये कौन सा सर्किट है? क्या ये ओपन सर्किट है या क्लोज्ड सर्किट है? कैन यू गैस? तो भाई आपका जवाब जो होना चाहिए ना वो ये होना चाहिए, सर इट इज एन ओपन सर्किट। ये एक ओपन सर्किट है। पता है क्यों? क्योंकि देखो इस प्लेट का इस प्लेट के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, और जब किसी भी दो पॉइंट्स का सर्किट में आपस में कांटेक्ट ना हो, भले कोई सी भी कहीं पर भी दो पॉइंट्स हो, कांटेक्ट अगर ना हो ना, मतलब कहीं से पाथ, इलेक्ट्रॉन्स का पाथ अगर ब्रेक हो रहा हो, टूट रहा हो, मतलब देखें अगर यहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाएं तो यहां से आगे कहां की तरफ जाएंगे? नहीं जा सकते ना, तो मतलब पाथ ब्रेक हो गया, पाथ टूट गया इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो का ना, तो आप ऐसे सर्किट को कहते हैं ओपन। और ऐसे ओपन सर्किट में बैटरी की वजह से या सेल की वजह से कभी भी करंट फ्लो नहीं करता, तो इट इज एन ओपन सर्किट। तो अगर मैं यहां पर एमीटर को कनेक्ट करूंगा ना, तो एमीटर ऑब्वियस सी बात है मुझे यहां पर शो करेगा कि देयर इज नो करंट, मतलब यहां पर करंट फ्लो नहीं कर रहा और नहीं कर सकता, क्योंकि ये ओपन सर्किट है। यहां पर इन दो प्लेट्स का आपस में कोई कांटेक्ट नहीं है, ठीक है, पाथ ब्रेक हुआ है, रास्ता टूटा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब अगर इस वाले को हम गौर करें तो देखिए यहां पर पता है क्या हुआ, जब आपने लाइट फॉल करी तो इस मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स निकल के दूसरी प्लेट की तरफ जा रहे हैं, फिर इस प्लेट की प्लेट से दोबारा ये इस एमीटर के थ्रू होते हुए पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और फिर इनसाइड द बैटरी पॉजिटिव से नेगेटिव, और फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब आप नोट करें यहां पर ओपन सर्किट के होने के बावजूद करंट, यानी कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, और जब जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल, तो इसका मतलब उस सर्किट में करंट फ्लो करता है। तो अब आप नोट करें यहां पर ये ओपन सर्किट है, उसके बावजूद यहां पर करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में, और हम ये देखकर नहीं बता सकते। लेट्स सपोज अगर आप यहां से एमीटर को रिमूव कर दें, तो हम क्या बैठ कर ये ऑब्जर्व करेंगे, हाँ भाई अब एक निकल गया, दो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, 10 निकल गए, 1000 निकल गए? ओ भाई, हम देख नहीं सकते इलेक्ट्रॉन्स को निकलते हुए, हम अपनी नेकेड आई से, या अभी तक फिलहाल हम इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व नहीं कर पाए, तो हम देखकर नहीं बताएंगे कि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे। आपको पता है कौन बताएगा? आपको ये एमीटर बताएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेंगे तो ये पाथ कंप्लीट हो जाएगा, मतलब यहां पर फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन्स का, और जब भी सर्किट में फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो उस सर्किट में करंट फ्लो करता है, जिसका एविडेंस हमें देगा कौन? एमीटर। एमीटर फौरन से डिफ्लेक्शन देगा। जैसे ही आप लाइट फॉल करेंगे ना मेटल सरफेस पे, ये फौरन से डिफ्लेक्शन देगा, यहां पे करंट मौजूद है, इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। और जैसे ही आप लाइट को हटा दें, कट ऑफ कर दें, हटा दें लाइट को, तो दोबारा से इसकी डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगी, ये बताएगा कि करंट मौजूद नहीं है। तो जब तक इस मेटल सरफेस के ऊपर लाइट फॉल कर रही है, जब तक फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इस सर्किट में करंट फ्लो करता जाएगा, और ये एमीटर हमें डिफ्लेक्शन शो करता जाएगा। और ऐसे करंट को, जो कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से या मेटल सरफेस पर लाइट फॉल होने की वजह से होता हो, ऐसे करंट को हम कहते हैं फोटो करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट। शॉर्ट फॉर्म में हम फोटो करंट कहते हैं, या इसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। बहुत आसान सी बात है। ऐसा करंट जो कि सर्किट में फ्लो करता हो इलेक्ट्रॉन्स की इजेक्शन की वजह से, मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स की इजेक्शन की वजह से, जब उस मेटल सरफेस के ऊपर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करे, तो उस सर्किट में फ्लो करने वाले करंट को कहा जाता है फोटो करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब एक काम ही करते हैं, चलते हैं आगे की तरफ और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स में से एक हम जो टर्म पढ़ने जा रहे हैं
उस टर्म को कहा जाता है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। बहुत सारी टर्म्स पढ़नी है हमें इसके अंदर, याद रखिएगा, कनेक्ट रहिएगा, एक एक चीज आपको क्लियर होगी, आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होगी, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने सोचा कि नहीं इंपॉर्टेंट चीज नहीं, आपने स्किप कर दिया और आप आगे गए तो पता चला इसका जिक्र आगे हुआ तो आपको दोबारा पीछे आना पड़े, नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। एक टर्म होती है हमारे पास इसमें एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। हो सकता है आपकी बुक्स में या नोट्स के अंदर बकायदा हेडिंग के साथ मौजूद ना हो, लेकिन ये वर्ड्स में लिखी होनी चाहिए और लिखी होती है। एक होता है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल और एक होता है रिटार्डिंग पोटेंशियल। अब इसका मतलब क्या है, मेरी बात सुनिएगा गौर से। देखो, ये जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इनकी जो तादाद है, मतलब जो मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, इनकी जो तादाद है ना, ये डिपेंड करती है, पता है किस पे? इस लाइट की इंटेंसिटी पर। जो लाइट फॉल कर रही है, जो लाइट आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, उस लाइट की इंटेंसिटी पर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद डिपेंड करती है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ जाए, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ जाए, तो आप सिर्फ एक काम करें, इस लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा दें। इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? लेट्स सपोज हमारे पास दो बल्ब हैं, एक बल्ब जो है वो 20 वॉट्स का है और एक बल्ब जो है वो 40 वॉट्स का है। तो जो 20 वॉट वाला बल्ब है ना, वो लेस ब्राइटर होगा, मतलब उसकी रोशनी कम होगी, और जो 40 वॉट वाला बल्ब है एज कंपेयर टू 20, उसकी रोशनी ज्यादा होगी, वो ज्यादा ब्राइटन होगा ना, उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। तो भाई 40 वॉट वाले बल्ब की इंटेंसिटी ज्यादा है लाइट की, और 20 वॉट वाले बल्ब की लाइट की इंटेंसिटी कम है। ये फर्क होता है, मतलब जो ज्यादा ब्राइटर है वो ज्यादा इंटेंसिटी रखता है, जो कम ब्राइटर है उसकी इंटेंसिटी कम है। इसका मतलब सिंपल सा ये होता है, ज्यादा वॉट्स। तो अगर आप इस लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे ना, तो लाइट की इंटेंसिटी के बढ़ने से सिर्फ एक चीज बढ़ती है, सिर्फ एक चीज बढ़ती है। इस बात को आप ऐसे जहन में बिठा लो कि ये बात आपके जहन से इधर उधर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम, ये बात मैं आपको आगे लिखवाऊंगा, ये लॉज में से आती है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज में से है ये बात, ये आपको आगे मैं पॉइंट्स लिखवाऊंगा, अभी फिलहाल लिखने की जरूरत नहीं है, सुन ले पहले मेरी बात। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या बढ़ता है? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद। इंटेंसिटी बढ़ाओगे लाइट की तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, इंटेंसिटी को कम करोगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद या नंबर्स कम हो जाएंगे, ठीक है। अब फिलहाल इमेजिन करते हैं 2 मिनट के लिए कि ये जो इंटेंसिटी है ना लाइट की, ये फिक्स है, हम इसको चेंज नहीं कर रहे। ये जो लाइट की इंटेंसिटी है फिक्स है। अगर लाइट की इंटेंसिटी फिक्स है तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी। लेट्स इमेजिन कि भाई जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो 20 फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो अब ये 20 फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जब तक लाइट फॉल करती जा रही है इस इमिटर पर, तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे। अब आप नोट करें, यहां पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, और ये पहुंचते जा रहे हैं कहां तक? कलेक्टर तक, यानी कि एनोड तक। थोड़ा सा इमेजिन करते हैं यहां बीच वाली कंडीशन, यहां पर क्या होगा? अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स निकलते जा रहे हैं ना, तो यहां पर हर जगह पर बीच में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। अब ये जो 20 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ये 20 के 20 उस कलेक्टर तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि बीच में उनके आगे भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ड्यू टू द रिपल्जन वो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ कलेक्टर तक नहीं पहुंच पाते, ड्यू टू द रिपल्जन। भाई जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनके आगे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके भी आगे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके भी आगे इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब एक जाहिर सी बात है कि स्पेस मौजूद है ना, तो इधर हर जगह पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो सारे के सारे एक साथ उस पॉजिटिव प्लेट तक नहीं पहुंच पाते। लेट्स सपोज इन 20 में से इस कलेक्टर तक 5 फोटो इलेक्ट्रॉन्स पहुंच पा रहे हैं, 5 फोटो इलेक्ट्रॉन्स पहुंच पा रहे हैं। और इमेजिन कर लेते हैं इस एमीटर ने हमें जो रीडिंग बताई वो बताई, इमेजिन कर लेते हैं 5 एम्पियर करंट। फिलहाल बहुत ज्यादा बता रहा हूं लेकिन इतना होता नहीं है, इमेजिन कर लेते हैं 5 एम्पियर करंट की रीडिंग इसने बताई इनिशियली। अब हमें पता है कि भाई यहां पर गुंजाइश है, करंट ज्यादा हो सकता है, क्योंकि जितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ड्यू टू द रिपल्जन वो सारे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर तक नहीं पहुंच पा रहे। अब हमें क्या करना चाहिए? अब आप इस यहां पर देखें, सिचुएशन को इमेजिन करते हैं कुछ इस तरीके से। हमारे पास एक रूम है, इस रूम में जो है वो एक दरवाजा है इस तरफ, और यहां से इस दरवाजे से 20 पर्सन 20p मतलब 20 पर्सन ऐड होते जा रहे हैं, और यहां पर एक दरवाजा है और यहां से जो है वो पर्सन कलेक्ट होने वाले हैं, और यहां पर जो है 5 पर्सन कलेक्ट होते जा रहे हैं। पता है क्यों? वही वाली बात कि 20 में से 5 पहुंच पा रहे हैं, वो इस वजह से क्योंकि यहां पर इस रूम के अंदर इतने ज्यादा पर्सन हो गए कि पीछे आने वाले पर्सन डायरेक्टली इस रूम से कलेक्ट नहीं हो पा रहे, ठीक है। इतने ज्यादा यहां पर पर्सन, यानी कि एक रश इतना हो गया है, इतनी ज्यादा मतलब धक्कम पेल हो गई है कि ये सारे 20 जो यहां पर इमिट हो रहे हैं वो सारे के सारे यहां पर नहीं पहुंच पा रहे ड्यू टू द रश। अब हमें क्या करना चाहिए भाई? यहां पर हमें क्या सिचुएशन करनी चाहिए कि भाई हमें यहां पर जो 20 पर्सन रिसीव हो रहे हैं वो यहां पर एज इट इज कलेक्ट हो जाए।
ऐसा करने के लिए हमें यहां पर एक दरवाजे की नहीं बल्कि एक से ज्यादा दरवाजों की जरूरत पड़ेगी। तो हम पता है क्या करेंगे, लेट सपोज हम यहां पर एक दरवाजा और बना देते हैं और उसमें से भी 5% कलेक्ट हो सकते हैं। अब आपने जब एक दरवाजा और बनाया तो अब यहां पर जहां पहले 5% कलेक्ट हो रहे थे अब 10% कलेक्ट हो रहे हैं। अब आपने बोला नहीं अभी भी उतने नहीं है, एक दरवाजा और बनाना पड़ेगा। तो आपने क्या किया कि यहां पर एक दरवाजा और बना दिया, वहां से भी 5% आप कलेक्ट कर पा रहे हैं। अब टोटल कितने, अब एक वक्त में 15% आप कलेक्ट कर पा रहे हैं। आपने बोला नहीं अभी भी कम है 20%, क्योंकि वहां से हमें मिल रहे हैं, रिसीव होते जा रहे हैं, अभी हमें 15 जो है वो कलेक्ट हो रहे हैं। तो आपने बोला चलो ठीक है काम ही करते हैं, यहां पर एक दरवाजा और बना देते हैं और यहां से भी 5% उसमें से कलेक्ट हो जाएंगे। तो आपने क्या किया, पॉसिबिलिटी बढ़ा दी कलेक्शन की ना। तो आपने 4 डोर्स बना दिए और इन 4 में से एक मतलब एट अ टाइम 20% अब आपको मिलने लग गए। जितने यहां से इमिट हो रहे थे एग्जैक्टली आपको उतने यहां से कलेक्ट होने लग गए हैं। तो आपने पॉसिबिलिटी बढ़ा दी। अब मुझे एक बात बताएं, सोचिएगा क्या मतलब ये कुछ इस तरीके से होगा। अब देखें ये तो हो गई रूम की कंडीशन, अब इसको थोड़ा सा यहां पर लेकर आते हैं, फिर मैं आपको मजीद एक चीज और समझाता हूं। आपने क्या करना है, शुरू में आपने देखा कि 5 एम्पियर करंट है, आपने बोला नहीं यहां पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल ज्यादा रहे और पहुंच वहां तक कम रहे। अब हम जैसे यहां पर तो डोर की कंडीशन थी ना, यहां पर तो डोर या दरवाजा नहीं है ना, यहां पर तो कौन है, पॉजिटिव प्लेट है। अब हम इस पॉजिटिव प्लेट पर ऐसा क्या करें कि ये रिपल्जन जो है ये कम हो और इलेक्ट्रॉन ज्यादा हमें रिसीव हो, ज्यादा कलेक्ट हो उस पर, एनोड पर। तो आप पता है क्या करेंगे, इस एनोड का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा दें। जब आप इस एनोड का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे ना, तो पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ने की वजह से अब इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव पोटेंशियल के दरमियान अट्रैक्शन बढ़ेगी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना ये एक्सेलरेट होना स्टार्ट होंगे, कहां की तरफ, एनोड की तरफ एक्सेलरेट होंगे ऑन इंक्रीजिंग द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो आपने क्या किया, लेट सपोज पोटेंशियल को डबल किया। पॉजिटिव पोटेंशियल को जब आपने डबल किया तो आपने देखा, ऑब्जर्व किया कि जो पहले हमें 5 एम्पियर करंट मिल रहा था, अब वो 5 एम्पियर करंट से बढ़कर हमें मिलने लगा 10 एम्पियर करंट। बोला हाँ ठीक है करंट बढ़ गया है, ठीक है। मतलब जहां पहले 5 इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो रहे थे अब वहां पर 10 इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो रहे हैं। आपने बोला नहीं एक काम करते हैं और पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाते हैं, तो आपने एनोड का पॉजिटिव पोटेंशियल और बढ़ा दिया, मतलब मजीद डबल कर दिया। और जब आप मजीद डबल करेंगे तो उस पॉजिटिव प्लेट और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो है वो अट्रैक्शन और बढ़ जाएगी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स का वहां पहुंचने वाला प्रोसेस है ये एक्सेलरेट, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्सेलरेट होंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। तो मतलब आप पता है क्या कर रहे हैं, ऑन इंक्रीजिंग द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड एक्चुअली वी आर एक्सेलरेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स, हम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कर रहे हैं ताकि वो जल्दी पहुंचे वहां तक। और यहां पर जो रश वाली कंडीशन है, स्पेस चार्ज वाली कंडीशन है, इसको हम कम से कम कर सकें। तो आपने क्या किया, पहले आपने डबल किया था तो 5 से 10 एम्पीयर करंट हो गया, अब आपने और मजीद डबल कर दिया तो आपको पता चला कि लेट सपोज यहां पर आपको करंट रिसीव होने स्टार्ट हो गया 20 एम्पीयर। अब देखें जितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे 20, वो 20 के 20 वहां पर कलेक्ट होना स्टार्ट हो गए और करंट आपको मिलने लग गया 20 एम्पीयर। अब मुझे एक बात बताओ, इस वाली कंडीशन में दोबारा आ जाओ, 20% एंटर हो रहे थे और एग्जैक्टली 20% एक साथ लीव कर रहे हैं। अगर मैं सोच रहा हूं कि भाई मैं यहां पर एक दरवाजा और बना दूं और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एक दरवाजा और बनाने से क्या पता मुझे 25% रिसीव होना स्टार्ट हो जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? अब आप बोलेंगे नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आने वाले तो 20 है ना, 20% इमिट हो रहे हैं, 20% एंटर हो रहे हैं रूम में, तो आपको वहां से मैक्सिमम 20 ही तो मिलेंगे। अब आप 4 या 40 दरवाजे क्यों ना बना दें, आपको कलेक्ट होंगे 20% जो कि यहां से एंटर हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आपके कलेक्शन ऑफ द पर्सन की एक लिमिट है, वो लिमिट से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर मैं सोच रहा हूं कि क्या मैं एनोड का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाता जाऊं, हाँ मुझे शुरू में लगा कि पॉजिटिव पोटेंशियल मैंने बढ़ाया तो करंट बढ़ गया, फिर और बढ़ाया और करंट बढ़ गया, तो क्या अगर मैं पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाता जाऊंगा तो क्या करंट भी बढ़ता जाएगा? नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। पता है देखें, इस पॉजिटिव पोटेंशियल से आप इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ एक्सेलरेट करवा रहे हैं, वहां तक जल्दी पहुंच रहे हैं। आप इस पॉजिटिव पोटेंशियल के बढ़ाने से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद नहीं बढ़ा रहे। याद रखिएगा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, on increasing the positive potential of anode actually we are not increasing the number of ejection of the electrons। भाई जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की इजेक्शन की तादाद है ना वो डिपेंड करती है इंटेंसिटी पर, जो कि हमने शुरू में फिक्स कर दी। अगर लाइट की इंटेंसिटी फिक्स है तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलने वाले की तादाद फिक्स है। तो हमने कहा था 20 फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमेजिन कर लो फिक्स है निकल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि पॉजिटिव पोटेंशियल के बढ़ने के साथ साथ करंट बढ़ेगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा ना उसके बाद आप जितना पोटेंशियल बढ़ाते रहो करंट उतना ही रहेगा, मतलब करंट विल बिकम कांस्टेंट। समझ आई बात? ये बिल्कुल इसी तरीके से भाई 20 आ रहे हैं तो आपको मैक्सिमम आप 5 गेट बनाए या 10 गेट बनाए,
आप 20 आ रहे हैं तो आपको 20% ही कलेक्ट होंगे। तो अगर आप पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाते जाएं तो एक वक्त तक करंट इंक्रीज होगा और उसके बाद वो करंट हो जाएगा कांस्टेंट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ऐसा पोटेंशियल आप सुने, यहां लिखा हुआ ना मैंने एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ओह, स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई, इसको सही कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ये इसकी डेफिनेशन है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? एक ऐसा पोटेंशियल जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कर दे टुवर्ड्स द एनोड, ऐसे पोटेंशियल को हम कहते हैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। और आप इस पोटेंशियल को बढ़ाते जाते हैं तो करंट बढ़ता रहता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि जब करंट कांस्टेंट हो जाता है और वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाता है, और ऐसे करंट को हम कहते हैं सैचुरेशन करंट। उसके बाद मजीद करंट इंक्रीज नहीं होता। समझ आई बात? ये है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो एक काम ही करते हैं, इस पॉइंट को हम यहां पर लिख लेते हैं। ये बात समझ आ गई होगी आपको ना? तो ऐसे पोटेंशियल को हम कहते हैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कर दे। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, इसकी मतलब पॉइंट में क्या लिखेंगे कि इफ we keep on increasing the positive potential of anode, it will accelerate photoelectrons and keeps on increasing the photoelectric current। जाहिर सी बात है, जब ज्यादा रिसीव होंगे, जब ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहां तक रिसीव होंगे, इसका मतलब ज्यादा चार्जेस फ्लो करेंगे तो करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। तो देखें क्या लिख रहा हूं मैं, बड़ा आसान से वर्ड्स में लिख रहा हूं। इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑन एनोड, इससे क्या होगा, इट विल एक्सेलरेट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये जो है फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एंड कीप्स ऑन, इट कीप्स ऑन, या इसको लिख देते हैं which keeps on increasing the photoelectric current। और कब तक इंक्रीज करेगा ये चेक करूं, कट तो नहीं रहा, ठीक है। which keeps on increasing the photoelectric current until, ये कब तक करेगा, until it reaches the maximum constant value which is called, इसको हम कहते हैं सैचुरेशन करंट। ये टर्म है सैचुरेशन करंट, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर जाके पोटेंशियल को इंक्रीज करने के बाद जहां पर जाके करंट बढ़कर मजीद बढ़ना रुक जाए और फिर करंट कांस्टेंट हो जाए, उस मैक्सिमम करंट को, उस मैक्सिमम कांस्टेंट करंट को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल को बढ़ाते रहो, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होते जाएंगे और करंट बढ़ता जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि करंट का बढ़ना रुक जाएगा, क्योंकि करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच चुका होगा, और उस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट को, उस कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट को हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं सैचुरेशन करंट। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, अगर मैं इस चीज को यहां पर ग्राफ में बताना चाहूं, देखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है जो अक्सर आपके बुक्स में मौजूद होता है लेकिन स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा होता। बड़ा आसान सा ग्राफ है, जो बातें हमने कही उसको यहां पर हम अप्लाई करके देखेंगे। लेट्स सपोज हम वाई एक्सिस के ऊपर रख देते हैं करंट, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास वोल्टेजेस हैं, पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब राइट की तरफ है प्लस वी यानी कि पॉजिटिव वोल्टेज, और इस तरफ है नेगेटिव वोल्टेज, ठीक है। ये ओरिजिन है, इससे इस तरफ जाओगे इसका मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल है एनोड का, और इस तरफ जाओगे तो एनोड का नेगेटिव पोटेंशियल है। अब हम स्टार्ट करते हैं यहां से, क्योंकि इनिशियली तो आपको करंट रिसीव हुआ था ना, ऐसा तो नहीं है कि जब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो आपको करंट ही नहीं मिल रहा था, नहीं, करंट आपको मिल रहा था, यानी कि इनिशियली कुछ ना कुछ करंट था। लेट्स सपोज वो करंट यहां पर है, ये रहा वो करंट, यहां से स्टार्ट करते हैं। और हमें पता है कि अगर हम x वाली वैल्यू को बढ़ाएं और अगर y भी बढ़े तो ये लाइन स्ट्रेट ऊपर की तरफ जाती है, ऐसा है ना, डायरेक्टली वोल्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है तो करंट भी बढ़ता जाएगा। तो इसलिए हमें क्या मिलती है, स्ट्रेट लाइन। ये देखें, पोटेंशियल आप बढ़ाते जा रहे हैं, करंट भी बढ़ता जा रहा है, और एक वक्त ऐसा आता है कि पोटेंशियल को बढ़ाते जाएं लेकिन करंट हो जाता है कांस्टेंट, उसके बाद आपको मिल जाती है एक स्ट्रेट लाइन। ये आ गया हमारे पास ग्राफ
एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का। तो मतलब शुरू में आप पोटेंशियल को बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल के बढ़ने के साथ साथ करंट भी बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, और उसके बाद एक वक्त ऐसा आता है कि पोटेंशियल आप बढ़ाते जाओ, यानी कि पोटेंशियल भले बढ़ाते जाओ, लेकिन करंट अब बढ़ना रुक जाता है और वो एक कांस्टेंट वैल्यू इख्तियार कर लेता है, और ऐसे करंट को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेशन करंट। इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। समझ आई बात? कौन सी मुश्किल बात है इसके अंदर? ये स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता ग्राफ, सर क्या है इस ग्राफ, हमें समझ ही नहीं आ रहा सैचुरेशन करंट क्या होता है, और ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का तो पता ही नहीं होता स्टूडेंट्स को कि ये भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक टर्म है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पढ़ोगे तो समझ आएगा कि सैचुरेशन करंट क्या होता है। तो ग्राफ क्या शो कर रहा है? पोटेंशियल के साथ साथ करंट बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और एक वक्त आता है जब ये करंट कांस्टेंट हो जाता है, और इस कांस्टेंट वाले करंट को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेशन करंट। बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि ध्यान में बात बैठ जाए, ठीक है? अच्छा, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के साथ साथ हमारे पास एक और पोटेंशियल होता है, उसको हम कहते हैं रिटार्डिंग पोटेंशियल। रिटार्डिंग पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल, ठीक है? अब देखो, अगर हम इसका कनेक्ट करें, इसको रिलेट करें, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल यानी कि जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवाए टुवर्ड्स द एनोड, एक्सेलरेट हो जाए, जल्दी पहुंचे, और रिटार्डिंग पोटेंशियल जो कि इलेक्ट्रॉन्स को रिटार्ड करवाए, जो कि डिसेलरेट करवाए। अब मुझे बताएं, अगर मैं चाहता हूं कि ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स वहां जाते हुए डिसेलरेट हो, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं यहां पर इस पॉजिटिव प्लेट के यानी कि इस पोटेंशियल को मजीद इंक्रीज करूं? नहीं, इंक्रीज करने वाली कहानी तो हमने पढ़ ली। अब पता है क्या करना होगा? इनको अगर आप चाहते हैं डिसेलरेट करना, डिसेलरेट जब भी होता है जब सामने वाले से ओपोजिट, सामने वाली कंडीशन से ओपोजिट फोर्स लगे। ओपोजिट फोर्स लगती है मोशन के, तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है, वो जो पार्टिकल होता है, फिर वो डिसेलरेट होता है। इसका मतलब सामने से कुछ ना कुछ ऐसा हो जो ओपोजिट फोर्स लगवाए इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स को, और वो जब भी हो सकता है जब आप इस बार यहां पर एनोड पर नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करें। समझ आई बात? नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है? तो जब आप इस एनोड पर नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे ना, तो नेगेटिव नेगेटिव को क्या करता है? रिपेल करता है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स एकदम से डिसेलरेट होंगे, और डिसेलरेट ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं पहुंचेंगे। ये जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनकी एनर्जी इनके पास अच्छी खासी होती है। मतलब पहली बात, इन तमाम फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज कांस्टेंट यानी कि सेम नहीं होती, सबकी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज डिफरेंट होती हैं। ये कहानी मैं आपको आगे बताता हूं, लेकिन फिलहाल आपने क्या ध्यान में रखना है? पहली बात, तमाम फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज डिफरेंट होती हैं। किसी के पास ज्यादा होगी, किसी के पास कम होगी, किसी के पास बहुत ज्यादा, किसी के पास बहुत कम, लेकिन एनर्जीज में फर्क होता है। तो पता है क्या होगा? जैसे आप इसको नेगेटिव करोगे ना, इस एनोड को, इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे जिनके पास एनर्जी इतनी इनफ नहीं है, तो वो वहां नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जिनके पास एनर्जी इतनी होती है, मैक्सिमम होती है, जो वो अब तक अभी भी वहां तक पहुंच रहे होते हैं। तो अब आप क्या करते हैं? अभी भी पहुंच रहे हैं, इसका मतलब आपको यहां पर करंट अभी भी मिल रहा है। अब आप पता है क्या करेंगे? अब आप एनोड का नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे ताकि इलेक्ट्रॉन्स वहां तक नहीं पहुंच सके, आप उनको डिसेलरेट करवाएं। जो अब तक भी पहुंच रहे हैं वो भी ना पहुंचे। तो अब आप क्या करेंगे? एनोड का नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे, करंट आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वहां पहुंचना कम से कम होते जाएंगे। तो जैसे आप एनोड का नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, करंट कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। एमीटर आपको बताएगा करंट कम होता जा रहा है, और बढ़ाते बढ़ाते, नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाते बढ़ाते एक पॉइंट ऐसा आएगा जब यह एमीटर आपको बताएगा करंट खत्म हो गया, करंट जीरो हो गया। और ऐसा पोटेंशियल जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट को जीरो कर दे, ऐसे पोटेंशियल को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है? तो एक होता है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जो करंट को बढ़ाता है अप टू द सैचुरेशन करंट, और एक पोटेंशियल होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि रिटार्डिंग पोटेंशियल में ही आ जाता है ये। तो जब रिटार्डिंग पोटेंशियल पढ़ते हो, यानी कि एनोड का नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाने से करंट कम होता है, इलेक्ट्रॉन्स की पहुंचने की तादाद कम से कम कम से कम कम से कम होती जाती है, और एक वक्त ऐसा आता है कि यहां पर आप इतना बढ़ा चुके होते हैं नेगेटिव पोटेंशियल कि अब ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रखने वाले इलेक्ट्रॉन भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहे होते। तो यह एमीटर बताता है करंट बिकम्स जीरो। तो ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल एनोड का जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट को जीरो कर दे, ऐसे पोटेंशियल को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है? तो यहां पर हम इस बात को कैसे लिख सकते हैं? अच्छा, पहली बात, ग्राफ की अगर मैं बात करूं, जब आप यहां से बढ़ा रहे थे तो जाहिर सी बात है करंट बढ़ रहा था। पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे थे तो करंट बढ़ रहा था। अब अगर मैं नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाऊं, यहां जाएंगे तो नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ रहा है, यहां जा रहे हैं तो पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ रहा है, और यहां पर आ रहे हैं तो नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो जब आप नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो यहां पर जो है वो करंट कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि करंट कम होते होते जीरो हो जाएगा। ये करंट कम होते होते जीरो हो जाएगा। और जिस पोटेंशियल पर, जिस वोल्टेज पर करंट जीरो हो जाए,
ऐसे पोटेंशियल को हम कहते हैं VO, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल। कितना आसान सा ग्राफ है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। मतलब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की बात करेंगे तो ग्राफ जाएगा ऐसे ऊपर और उसके बाद सैचुरेशन करंट, और नेगेटिव पोटेंशियल की बात करेंगे ग्राफ जाएगा नीचे नीचे और उसके बाद करंट हो जाएगा जीरो। तो जिस वोल्टेज पर, जिस नेगेटिव वोल्टेज पर करंट जीरो हो जाए, ऐसे वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जैसे हमने एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का लिखा कुछ पॉइंट्स, इसी तरीके से रिटार्डिंग पोटेंशियल के बारे में भी कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं। जैसे कि इफ, मतलब आसानी के लिए मैं बता दूं, आप एज इट इज आप इस पैराग्राफ को यहां लिखने जा रहे हैं। इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द पॉजिटिव पोटेंशियल था, तो यहां पर आ जाएगा नेगेटिव पोटेंशियल। तो इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग नेगेटिव पोटेंशियल किसका, ऑफ एनोड, it will decelerate, it will decelerate photo electrons। जाहिर सी बात है रिपल्जन बढ़ेगी ना, या आप नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाते जा रहे हैं तो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स डिसेलरेट होंगे ड्यू टू द रिपल्जन। पहले अट्रैक्शन थी, अब रिपल्जन हो रही है। इट विल डिसेलरेट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर लिखा हुआ था इट विल एक्सेलरेट फोटो इलेक्ट्रॉन्स विच कीप्स ऑन, विच कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, यहां पर था विच कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने से करंट बढ़ता जा रहा था, नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाने से करंट कम होता जाएगा। विच कीप्स ऑन डिक्रीजिंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट, विच कीप्स ऑन डिक्रीजिंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट अंटिल, और ये कब तक डिक्रीज होता जाएगा, जब तक करंट जीरो ना हो जाए, अंटिल इट बिकम्स जीरो। ठीक है, करंट कम होते होते जीरो हो जाएगा, और जिस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर करंट जीरो हुआ होगा उस वाले पोटेंशियल को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहां पर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल का भी लिख सकते हैं कि सच अ पोटेंशियल which just stops photoelectric current, photoelectric करंट, ऐसा पोटेंशियल विच जस्ट स्टॉप्स, मतलब जब तक करंट कम होता जा रहा था और एकदम से जीरो हो गया, तो जब जीरो हुआ होगा उसी वक्त जिस पोटेंशियल ने जीरो किया होगा उस पोटेंशियल को हम कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, विच जस्ट स्टॉप्स फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, अब आप नोट करें कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, टर्म्स हैं। टर्म्स में से हमने यहां पर एक टर्म पढ़ी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, और उस एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के अंदर हमने टर्म पढ़ी सैचुरेशन करंट, फिर हमने टर्म पढ़ी रिटार्डिंग पोटेंशियल, और इस रिटार्डिंग पोटेंशियल में हमने टर्म पढ़ी स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल से निकलता है कॉन्सेप्ट सैचुरेशन करंट का, और रिटार्डिंग पोटेंशियल से कॉन्सेप्ट निकलता है स्टॉपिंग पोटेंशियल का। ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। तो यही वो ग्राफ है जिसमें दोनों बातें कवर हो रही हैं। इसी ग्राफ के अंदर सैचुरेशन करंट भी कवर हो रहा है, और इसी ग्राफ के अंदर जीरो करंट यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कवर हो रहा है। तो ये ग्राफ जो शो कर रहा है वो किसका, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ है। और ये ग्राफ हमेशा आपको हर बुक के अंदर, हर नोट्स के अंदर आपको ग्राफ नजर आएगा, और ये ग्राफ मैंने आपको समझा दिया है। अब एक काम ही करें, आप आसानी से आराम से इन तमाम चीजों को नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स की तरफ, जिसमें से एक टर्म आती है, इसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। उसी सिनेरियो को इमेजिन करते हैं जो हमने पहले बनाया था। हमारे पास एक मेटल है और उस मेटल के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर आना है, और जाहिर सी बात है हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं तो फोटॉन्स की वजह से बाहर आना है। अब आपने फोटोन सेंड करना है, इलेक्ट्रॉन्स फोटोन को एब्जॉर्ब करके, और ये बाहर आ जाते हैं। ठीक है, और ये इतनी आसानी से बाहर नहीं आते। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होती है, मतलब एक कम से कम एनर्जी जो कि
लाजमी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, उस मिनिमम एनर्जी, उस कम से कम रिक्वायर्ड एनर्जी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। याद रखिएगा, और ये हर मेटल की डिफरेंट होती है। आपने याद नहीं रखनी है, आपको जब भी वर्क फंक्शन की बात होगी आपको या तो कैलकुलेट करने को बोलेगा या वो गिवन होगी आपको। तो डिफरेंट मेटल्स होते हैं तो उनकी डिफरेंट वर्क फंक्शन होती है। मतलब वर्क फंक्शन, नाम वर्क आ रहा है लेकिन ये बेसिकली क्या है, क्या ये रिक्वायर्ड एनर्जी है, वो कम से कम एनर्जी, वो मिनिमम एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन्स को मेटल से बाहर निकालने के लिए, मेटल सरफेस से इजेक्ट करवाने के लिए, इस रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। डेफिनेशन लिख रहा हूं, मिनिमम एनर्जी required to remove an electron from metal surface। मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए जो कम से कम रिक्वायर्ड होती है ना एनर्जी, उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। यानी कि उससे कम एनर्जी अगर आपने भेजी फोटोन की, ये कभी भी बाहर नहीं आएगा, ज्यादा हो भले लेकिन उससे कम नहीं हो। सो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज वर्क फंक्शन। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, और इसका जो फॉर्मूला होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू एच एफ नॉट। ये इसका फॉर्मूला है फाई, ये जो फाई है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वर्क फंक्शन है। और इसका जो फॉर्मूला है उसमें एच आ रहा है, एच फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट, और एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी के साथ नॉट लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जिस तरीके से कम एनर्जी रिक्वायर होती है कि अगर आपने उस एनर्जी से कम एनर्जी भेजी तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, इसी तरीके से जो आपने लाइट फॉल करी है ना, जो आपने लाइट फॉल की होती है, उस लाइट की एक फ्रीक्वेंसी होती है, याद है हमने डेफिनेशन में लिखा था व्हेन अ लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी। तो वो सूटेबल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी की कम से कम की एक लिमिट है, कि अगर उस लिमिट से कम वाली फ्रीक्वेंसी की लाइट आपने अगर यूज करी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता। तो वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है ना, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका भी मैं आपको आगे पॉइंट लिखवाऊंगा, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, फिलहाल लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको लिखवा देता हूं फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन भी। तो जनाब ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, और एफ नॉट का मतलब यहां पर क्या है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। मैं लिखवा देता हूं इन बातों को यहां पर, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और यहां पर जो एफ नॉट है इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन अगर मैं लिखवाना चाहूं आपको तो वो क्या बनेगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, मिनिमम फ्रीक्वेंसी required which can cause photoelectric effect, photoelectric effect is called threshold frequency, threshold frequency। ठीक है, मतलब ये होता है कि अगर आने वाली जो लाइट है, आने वाली जो लाइट है, अगर इस लाइट की फ्रीक्वेंसी लेस देन हुई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कभी भी नहीं होगा, याद रखिएगा। आने वाली जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली हुई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी, तो पॉसिबिलिटीज हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए। आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी, आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर ग्रेटर हुई रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी से, तो भी चांसेस हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए, मे बी, है ना। अब आप बोलेंगे सर मे बी क्यों, पता है क्यों? अच्छा, इस कंडीशन को मैं आगे आपको डिफाइन करूंगा जब हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करेंगे ना। क्योंकि भले आप फ्रीक्वेंसी ज्यादा भी रख देना, यानी कि वर्क फंक्शन से अगर एनर्जी भी ज्यादा हो भले आने वाले फोटॉन्स की, तो लेट सपोज वो फोटोन जब अंदर जाता है, तो लेट सपोज इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होना है, इस इलेक्ट्रॉन ने फोटोन को कैप्चर किया, इस वाले इलेक्ट्रॉन ने फोटोन को कैप्चर कर लिया, अब ये एनर्जेटिक है, इसके पास एनर्जी मौजूद है। अब इस इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकलने से पहले पहले अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम्स हैं, उनसे टकराना पड़ता है, कोलाइड करना पड़ता है। तो इसने फोटोन तो एब्जॉर्ब कर लिया, इसके पास एनर्जी तो आ गई। अब क्या पता ये बाहर निकलने से पहले पहले इतनी ज्यादा कोलिजन्स कर दे कि कोलिजन्स में ही इसकी एनर्जी सारी जाया हो जाए, तो बाहर ही नहीं निकल सकता ये।
तो फायदा क्या हुआ? हालांकि वर्क फंक्शन से ज्यादा आप लेट्स सपोज इस मेटल सरफेस को जो एनर्जी चाहिए वो चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो सब एटॉमिक लेवल के ऊपर एनर्जी का यूनिट होता है, हम जूल्स नहीं पढ़ते यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेट सपोज इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए एनर्जी चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमने जो फोटोन भेजा उस फोटोन की जो एनर्जी है वो है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ज्यादा है, रिक्वायर्ड कितनी है भाई? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दो, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। हमने बोला चलो ठीक है 4 नहीं, हम 4 से ज्यादा वाला फोटोन भेज रहे हैं। आपने फोटोन सेंड किया, उस फोटोन की एनर्जी है 6, इस इलेक्ट्रॉन ने 6 का 6 एब्जॉर्ब कर लिया, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। अभी बोलेगा ठीक है मैं तो निकल सकता हूं, मेरे पास तो आ गई, लेकिन ये सरफेस तक पहुंचने तक क्या पता इसने इतनी ज्यादा कोलिजन्स कर दी, इसके रास्ते में इतनी ज्यादा रुकावटें आ गई, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, इतने ज्यादा एटम्स आ गए कि टकराते 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 टकराते, क्योंकि कोलाइड जब करता है तो अपनी एनर्जी ट्रांसफर की जाती है ना, तो कोलिजन्स करते करते क्या पता इसके पास जो एनर्जी ज्यादा थी वो सारी की सारी अंदर ही अंदर कोलिजन्स में खत्म हो जाए और ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ सके। तो इसका मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड से ज्यादा हो, फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड से ज्यादा हो, तो पॉसिबिलिटी 100% नहीं है कि अब भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, तो हम ये कहते हैं मे बी, चांसेस होते हैं मे बी के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, तो वही वाली कंडीशन कि कम होगी तो चांसेस तो बिल्कुल ही नहीं, इसको तो छोड़ दो। अगर ज्यादा हुई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई, तो चांसेस हैं कि हाँ भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए, और हो जाता है, ठीक है। आप चांसेस को छोड़ दें लेकिन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाता है। सो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड जो होती है इलेक्ट्रॉन्स को बाहर लाने के लिए, उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन, और जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर होती है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाने के लिए, उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ नॉट से, एफ नॉट से, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, नोट डाउन करते जाएं, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते जाएं, मुश्किल बातें नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। एक और चीज को डिस्कस करते हैं, उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इसको कट ऑफ वेवलेंथ भी कहते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या कट ऑफ वेवलेंथ। देखो, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, फ्रीक्वेंसी ज्यादा एनर्जी ज्यादा, फोटोन की, लाइट की, फ्रीक्वेंसी कम तो एनर्जी भी कम। लेकिन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में इनवर्स होते हैं, फ्रीक्वेंसी ज्यादा वेवलेंथ कम, फ्रीक्वेंसी कम वेवलेंथ ज्यादा। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी के सेंस में डेफिनेशन बता रहे हैं कि वो कम से कम फ्रीक्वेंसी जो हमें रिक्वायर होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी कम से कम जो हमें रिक्वायर होती है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाने के लिए, उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड। और फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होती है। तो हम अब वेवलेंथ के सेंस में अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? वो ज्यादा से ज्यादा वेवलेंथ जो कि रिक्वायर होती है लाइट की फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाने के लिए, उस मैक्सिमम वेवलेंथ को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। देखो, फ्रीक्वेंसी भाई वो कम से कम फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायर है, उस फ्रीक्वेंसी से कम वाली फ्रीक्वेंसी की लाइट यूज करी तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरीके से कम फ्रीक्वेंसी मतलब ज्यादा वेवलेंथ। अब जहां फ्रीक्वेंसी के सेंस में आपने मिनिमम लिखा हुआ है, वेवलेंथ के सेंस में आप मैक्सिमम लिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो अब हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे? मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड which can cause photoelectric effect is called threshold wavelength, maximum wavelength। क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में इन्वर्स होते हैं। मैक्सिमम वेवलेंथ required which can cause photoelectric effect, photoelectric effect is called थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, या इसको कट ऑफ वेवलेंथ भी कहते हैं, इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, गॉट इट, ठीक है। मतलब आप फ्रीक्वेंसी के सेंस में कहेंगे कि इस वैल्यू वाली फ्रीक्वेंसी से कम वाली फ्रीक्वेंसी नहीं होनी चाहिए, और वेवलेंथ के सेंस में आप कहेंगे मैक्सिमम वेवलेंथ इतनी हो, इससे ज्यादा अगर वेवलेंथ हुई तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। देन हमारे पास एक टर्म और आती है, उसको हम कहते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये भी एक टर्म है। इस चीज को हम समझते हैं एक डायग्राम से, सिंपल सी डायग्राम बनाता हूं मैं आपके सामने। देखें, हमारे पास वही मेटल है, इस मेटल के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, कुछ बना देते हैं और कहानी हमें समझ आ जाएगी।
ये इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। आपने लाइट फॉल करी, एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट आपने फॉल करी, मतलब फोटॉन्स आ रहे हैं। इनमें से कुछ हम इमेजिन कर लेते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ने जो है वो एब्जॉर्ब करके बाहर आना है। अच्छा, हम इस सरफेस का वर्क फंक्शन बना देते हैं कि लेट्स सपोज इस सरफेस का वर्क फंक्शन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इस मेटल में से, क्योंकि वर्क फंक्शन जो है वो मेटल का होता है ना, तो इस मेटल में से अगर आप चाहते हैं इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए तो कम से कम एनर्जी कितनी रिक्वायर है? कम से कम 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने जो फोटॉन्स भेजे उन फोटॉन्स की एनर्जी है, इमेजिन कर लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सब मैं इमेजिन करवा रहा हूं, ठीक है ना, ये एग्जैक्टली नहीं है। अच्छा, इन लेट्स सपोज इन चार ने, 1 2 3 और 4, इन 4 इलेक्ट्रॉन्स ने फोटॉन्स को एब्जॉर्ब किया, फोटॉन्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, और जाहिर सी बात है 10 में से 4 तो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में खर्च हो जाती है। भाई आपने जितनी भेजी उसमें से 4 तो सीधा सीधा जाया जाएगी इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ बाहर निकालने में। लेकिन लेट्स सपोज ये 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए, 1 2 3 एंड 4, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आया और ये इलेक्ट्रॉन बाहर आया। अच्छा, अब इमेजिन कर लेते हैं, लेट्स सपोज इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर आया, इस 10 में से 4 तो गए निकालने में, बाकी कितने बचे? 6। ये इलेक्ट्रॉन बाहर आते आते इसने अंदर इतनी कोलिजन्स करी, उस कोलिजन में से जो बची हुई 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी ना, उस 6 में से इसके पास बच गई सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब पहले 10 में से 4 तो बाहर निकालने के आप हटाई दो, बाकी इसके पास कितनी एक्स्ट्रा होती? 6। लेकिन उस 6 में से भी इस इलेक्ट्रॉन ने बाहर आने से पहले अंदर जो कोलिजन्स करी, उन 6 में से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स वहां पर वेस्ट, वहां पर जाया कर दी। जब बाहर आया तो पता चला इस बाहर आने तक इसके पास जो बची हुई थी वो कितनी बची? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे वाले की बात कर लेते हैं। 10, इसने 10 एब्जॉर्ब किया, 10 में से 4 तो बाहर निकालने वाले, माइनस कर दो, बाकी बचे 6। इसने बाहर आने तक उस 6 में से लेट सपोज उस 6 में से इसने 2 जाया कर दी और इसके पास है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। ठीक है, 2 अंदर कोलिजन्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स जाया कर दी। इस वाले इलेक्ट्रॉन ने बाहर आने में, यानी कि इसने 10 एब्जॉर्ब किया था, 4 अब वैसे माइनस कर दो, बाकी 6 बची। इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट ने बाहर आने तक इतनी कोलिजन्स करी, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी थी वो सारी की सारी जाया हो गई, और जब ये बाहर आया तो उसके पास कोई एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद नहीं है। 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सारी की सारी अंदर जाया कर दी, और जस्ट ये बाहर आने में कामयाब हो गया विदाउट एनी एक्स्ट्रा एनर्जी। ये वाला, इसको डिस्कस करते हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन जब बाहर आया तो लकीली इसने एब्जॉर्ब करी 10, 4 निकालने में हटा दो, मतलब इसको इजेक्ट करने में 4 माइनस वैसे हो जाएंगे। लकीली इसने कोई कोलिजन नहीं की, या इसने इतनी कम कोलिजन्स करी जब ये बाहर आया तो इसके पास एग्जैक्टली उतनी ही एनर्जी थी जितनी इसके पास बची हुई, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब आप नोट करें, यहां से एक बात हमें पता चलती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं ना मेटल सरफेस में से, उन तमाम फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज डिफरेंट होती हैं। सेम एनर्जी के साथ इमिट कभी भी नहीं होते। कोई अंदर ज्यादा कोलिजन करके बाहर आता है, कोई अंदर कम कोलिजन्स करके बाहर आता है, कोई अंदर कोलिजन्स किए बगैर ही बाहर आ जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं ना, उन तमाम फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज वेरी करती हैं, डिफरेंट होती हैं। किसी की बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, किसी की चलो होती है, किसी की कम होती है, किसी की सबसे ज्यादा होती है। तो इन सब में हम जो डील करते हैं ना, वो उनको डील करते हैं जिनके पास सबसे ज्यादा वाली होती है, और वो कौन है? ये वाला, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इन चारों में से किसकी है? इस वाले की। तो याद रखिएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो मेटल के अंदर या तो कम से कम कोलिजन्स करके बाहर आते हैं, या विदाउट कोलिजन्स ही बाहर आ जाते हैं अपनी उस पूरी बची हुई एनर्जी के साथ। बची हुई एनर्जी कौन सी? सबसे पहले तो आप वर्क फंक्शन वाली एनर्जी माइनस कर दो, एब्जॉर्ब होने वाले में से वर्क फंक्शन वाली एनर्जी माइनस कर दो, तो जो बची हुई एनर्जी है, अगर एग्जैक्टली उसी एनर्जी को लेकर बाहर आ जाए इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब ये कि वो कोलिजन्स किए बगैर बाहर आया है, और उस एनर्जी को हम कंसीडर करते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो मेटल सरफेस में या तो कम से कम कोलिजन्स के साथ बाहर आ जाए, या फिर विदाउट कोलिजन बाहर आ जाए, मतलब उनके पास बची हुई एनर्जी सबसे ज्यादा हो। सो सच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो ये टर्म हम यूज करते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो मतलब मेटल के अंदर कम से कम कोलिजन करें या कोलिजन किए बगैर ही बाहर आ जाए। ठीक है, अच्छा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है मैक्सिमम, वो होता है ई वी नॉट।
याद रखिएगा। मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है ई वी नॉट। यहां पर जो ई है ये ई रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ, यानी कि या यूं कह दो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कांस्टेंट होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कांस्टेंट है ना ये, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम कांस्टेंट है। और यहां पर जो वी नॉट है अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं इसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है। और इसी वाले फॉर्मूले को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी नॉट। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख दो तो भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ऐसे लिख दो तो भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। अब क्योंकि एनर्जी मैक्सिमम है तो वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी, तो यहां पर v के साथ मैक्सिमम आ जाएगा इस बार। m तो कांस्टेंट रहेगा ना, इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट है, तो हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी नॉट। और ये फॉर्मूला बनता कहां से है ये मैं आपको जल्दी से बता देता हूं, उसकी जरूरत वैसे पड़ती है नहीं। ये कहानी आपको समझ आ गई कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता क्या एक्चुअली। जनाब फॉर्मूला बनता कहां से, हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहां से वर्क डन का फॉर्मूला निकालो तो क्यू जाके मल्टीप्लाई करेगा, क्यू वी बन जाएगा। और यहाँ पर वर्क डन जो है, वर्क एक्चुअली बॉडी पर जितना वर्क डन होता है वो उतनी ही अमाउंट के अंदर काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करता है। तो वर्क को हम रिप्लेस कर देते हैं काइनेटिक एनर्जी के साथ, देन क्यू वी। यहाँ पर जो क्यू है वो चार्ज, यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। और फिर आ जाता है यहाँ पर कॉन्सेप्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल का, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का हमें पता ही चलता कब है, मतलब जब हम नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं, बढ़ाते रहो तो हमें पता चलता है वही वाले इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास एनर्जी सबसे ज्यादा थी वो पहुंच पा रहे थे और उसके बाद वो भी पहुंचना बंद हो गए थे, तो वो कब होते हैं, इस वाले पोटेंशियल पर, स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर। समझ आई बात। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमेशा किसके साथ आता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ। तो जनाब ये हमारे पास फॉर्मूला है किसका, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का। इस वाली डेरिवेशन को अगर नोट करना चाहो तो जल्दी से कर लो, वरना इसकी जरूरत पड़ती नहीं है। ये फॉर्मूला बनता है यहां से, पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले से, वर्क डन पर यूनिट चार्ज के फॉर्मूले से। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अच्छा अब एक काम करते हैं कि आप, बल्कि ये यहां पर मुझे लगता नहीं है कि यहां पर इतनी जगह होगी, आप इन पॉइंट्स को नोट करें फिर हम चलते हैं आगे। तो इन पॉइंट्स को पढ़ने के बाद अब हम चलते हैं मजीद इस टॉपिक के और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाकई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपने हमेशा याद रखने। ठीक है, इन पॉइंट्स में से एमसीक्यूज या रीजनिंग क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं। वो पॉइंट्स क्या है, मैं यहाँ पर बाकायदा हेडिंग लिख देता हूँ, पॉइंट्स टू रिमेंबर, या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके आप लिखिएगा, पॉइंट्स टू रिमेंबर। ठीक है, ये पॉइंट्स आपके जहन से इधर उधर नहीं होने चाहिए जब तक आप फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 वो ये कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर emitted from metal surface with different energies। याद आया पॉइंट ये, हाँ भाई याद आया ये पॉइंट, जी सर याद आ गया। अभी मैंने आपको बताया था ये बात, डायग्राम बनाकर समझाई थी ये बात, कि जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे होते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर आ रहे होते हैं, उन सबकी डिफरेंट एनर्जीज होती हैं, सब अलग अलग एनर्जीज के साथ बाहर आ रहे होते हैं। लेकिन हम डील किनको करते हैं, जिनकी एनर्जीज मैक्सिमम होती हैं, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। उसका भी फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिखवाया। सो सबसे पहला पॉइंट क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस विद डिफरेंट एनर्जीज। सेकेंड पॉइंट आपको ये बताएगा कि नंबर ऑफ, ये पॉइंट में मैं आपको पहले बता चुका हूं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स, जल्दी बताओ, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होते हैं मेटल सरफेस में से, उसकी तादाद किस पे डिपेंड करती है, याद करो सबसे शुरू में बताया था मैंने, किस पे, अगर आपने इंटेंसिटी कहा तो वेल डन। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है,
मतलब अगर आपने निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ानी हो, नंबर्स बढ़ाने हो, तो फोटॉन्स बढ़ा दो ना। और फोटॉन्स कैसे बढ़ेंगे? लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से। वही वाली बात कि दो बल्ब्स हो, एक 20 वॉट का और एक 40 वॉट का, तो 20 वॉट के बल्ब में से फोटॉन्स कम निकलेंगे और 40 वॉट के बल्ब में, क्योंकि वो ब्राइटर है, ज्यादा रोशनी वाली है, तो उसमें से फोटॉन्स ज्यादा निकलेंगे। तो जिस लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी उसके पास फोटॉन्स भी ज्यादा होंगे। तो अगर मेटल सरफेस के ऊपर फोटॉन्स ज्यादा आएंगे तो निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होंगे। आसान सी बात है, आसान सी लॉजिक है। So if you want to increase the number of photoelectrons, you must increase what? The intensity of incident light. और इस बात को हम अगर रिलेशन की फॉर्म में बताना चाहें तो आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, या इसको चलो रिलेशन की फॉर्म को छोड़ देते हैं, बल्कि इसको हम जो है ग्राफ की फॉर्म में बना देते हैं। ग्राफ कैसे बनाएंगे आप लोग? हमारे पास एक होगा y एक्सिस और एक होगा हमारे पास x एक्सिस। हम जो है यहाँ पर y एक्सिस के ऊपर रख देंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट और यहां पर हम x एक्सिस पे रख देंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। और y एक्सिस पे हम रख देंगे क्या? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। मैं प्रोनाउंस कर रहा हूं कि क्या लिखा हुआ है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जाहिर सी बात है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से होता है? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, मतलब आपने पढ़ा है ना करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज ओवर टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। अगर फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस ज्यादा होंगे, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस का मतलब करंट ज्यादा हो जाएगा। तो मैंने यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट लिख दिया। तो जनाब इसका जो ग्राफ बनता है वो बनता है ऐसे, स्ट्रेट लाइन। ये दोनों आपस में, दोनों नहीं, मतलब आप कह सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती है, जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाता है और वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लीनियर रिलेशनशिप है, इसको हम कहते हैं। आगे चलते हैं। एक और पॉइंट लिखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपने याद रखना है। और कैसे याद रखना है? इधर उधर ना हो। थर्ड पॉइंट में हम ये लिख सकते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये डिस्कस कर चुके हैं हम लोग अभी, ठीक है ना। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ये डिपेंड किस पे करती है? डिपेंड्स ऑन दो चीजों पे करती है। एक करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। लाइट कौन सी? इंसिडेंट लाइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड पर्टिकुलर मेटल। दो चीजों पर डिपेंड करती है भाई। जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब निकलने के बाद जो उनकी सबसे ज्यादा यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, डिपेंड करती है दो चीजों पर। इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी का हमने पढ़ा हुआ ना प्लैंक्स लॉ के अंदर, E इज इक्वल टू एच न्यू या एच एफ कर देते हैं फ्रीक्वेंसी, और E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। ये बात पड़ी ना, फोटॉन्स की एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी जितनी ज्यादा लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी। तो अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो इंसिडेंट लाइट के फोटॉन्स ज्यादा एनर्जेटिक होंगे। इसका मतलब जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो फोटॉन से ज्यादा एनर्जी कैप्चर कर सकते हैं, तो चांसेस हैं कि निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो डिपेंड करती है लाइट की फ्रीक्वेंसी पर, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पर। अगर आप चाहते हैं कि निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़े, ज्यादा हो, एनर्जी ज्यादा हो, नंबर्स नहीं, नंबर्स तो ये इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो, तो आपने लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है। तो अगर आप लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से निकलने वाले जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि हम तादाद बढ़ा दें, मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ा दें, तो आपको लाइट की इंटेंसिटी बढ़ानी है। तो लाइट की दो चीजें हैं भाई, एक इंटेंसिटी और एक फ्रीक्वेंसी, दो अलग अलग बातें हैं। इंटेंसिटी बढ़ाने से तादाद बढ़ती है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से तादाद उतनी ही रहती है, नंबर्स उतने ही रहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स के, लेकिन वो ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ये दो अलग अलग बातें हैं, तो बराए मेहरबानी इन दो बातों को अलग अलग ही रखिएगा। काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक है फ्रीक्वेंसी के साथ और नंबर्स का ताल्लुक है इंटेंसिटी के साथ। ये दो अलग बातों को अलग ही रखिएगा, आपके भले आपका भला होगा, ठीक है। दूसरा पर्टिकुलर मेटल।
पर्टिकुलर मैटर का मतलब पता है क्या, ये इशारा दे रहा है वर्क फंक्शन की तरफ। हर मेटल का वर्क फंक्शन डिफरेंट होता है। अगर किसी का वर्क फंक्शन ज्यादा हुआ तो उसमें से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो सकता है कम हो, और किसी का अगर वर्क फंक्शन कम हुआ मतलब एनर्जी कम चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे, तो निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स के पास जो बची हुई एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो पर्टिकुलर मेटल किसकी तरफ इशारा कर रहा है, वर्क फंक्शन की तरफ इशारा कर रहा है। तो जनाब आपने याद क्या रखना है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है मैक्सिमम वाली, वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी पर, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। और इस चीज को भी अगर हम दिखाना चाहें तो आप ग्राफ की फॉर्म में इस तरीके से दिखा सकते हैं। मतलब हम एक वाई एक्सिस ले लेते हैं और एक एक्स एक्सिस ले लेते हैं। वाई एक्सिस पर हम रख देते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे हम रख देते हैं किसका रिलेशन, फ्रीक्वेंसी के साथ, है ना। तो ये आ जाएगा फ्रीक्वेंसी के साथ वाला रिलेशन, ये आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अच्छा, अब आपको जाहिर सी बात है यहां पर भी स्ट्रेट लाइन ही मिल रही है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन यहां से स्टार्ट नहीं होगी, ये तो जीरो है ना, जीरो से स्टार्ट नहीं होगी। जीरो का मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो और फ्रीक्वेंसी भी जीरो। काइनेटिक एनर्जी का जिक्र तो आता है इजेक्शन के बाद, इलेक्ट्रॉन्स के निकलने के बाद। अभी हमें इलेक्ट्रॉन्स को निकालना भी तो है, तो हम जीरो फ्रीक्वेंसी वाली लाइट थोड़ी यूज नहीं करेंगे ना, हम कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी वाली लाइट यूज करेंगे। और वो जो कोई ना कोई, वो जो कम से कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट यूज करेंगे, बताओ ये जो कम से कम फ्रीक्वेंसी वाला इशारा है वो किसकी तरफ है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की तरफ है। तो कम से कम आप कहां से स्टार्ट करेंगे, कम से कम आप स्टार्ट करेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। तो ये जो पॉइंट होगा ना, इसको हम कहेंगे एफ नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। तो ये स्ट्रेट लाइन बनती है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन याद रखिएगा, मेक श्योर कर लीजिएगा जीरो से स्टार्ट ना हो, क्योंकि जीरो फ्रीक्वेंसी वाली लाइट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कॉमन सेंस ही नहीं बनेगा। तो आप स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा आगे से, और वो जो कम से कम फ्रीक्वेंसी जहां से एनर्जी स्टार्ट हो रही है, दैट कम से कम फ्रीक्वेंसी या दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करेंगे। अब आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की भी बढ़ती जाएगी। ये है हमारे पास ग्राफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का। और इसी चीज को अगर हम एक और तरीके से बनाना चाहें तो आप इसको यूं बना सकते हैं कि वही फ्रीक्वेंसी यहां पर आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और यहां पर इस बार हम काइनेटिक, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हम यहां लिख देते हैं इस बार वही वाली बात, सॉरी, यहां पर काइनेटिक एनर्जी को ही रखते हैं और यहां पर इसको हम कर देते हैं, यहां पर काइनेटिक एनर्जी ही रखते हैं मैक्सिमम वाली, और यहां पर हम इसको कर देते हैं इंटेंसिटी। चलो अब आपका यहां पर सवाल है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, ये इंटेंसिटी है। अब बताओ क्या ग्राफ बनना चाहिए, जल्दी बताओ। मतलब हम इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएं और ये वाई एक्सिस पर जो है वो काइनेटिक एनर्जी है, इंटेंसिटी का इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि काइनेटिक एनर्जी का जिक्र होता है हमेशा फ्रीक्वेंसी के साथ, और इंटेंसिटी का जिक्र होता है हमेशा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स के साथ। इंटेंसिटी का ताल्लुक यानी कि काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक इंटेंसिटी से नहीं है। आप इंटेंसिटी जितनी ही बढ़ाती जाएं, जितना ही बढ़ाते जाएं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के ऊपर, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको ग्राफ मिलेगा ये स्ट्रेट लाइन, याद रखिएगा। तो ये ग्राफ्स आपको पता होने चाहिए। एक ग्राफ ये बताया मैंने आपको, एक ग्राफ ये पता, एक ग्राफ ये बताया, इससे पहले भी आपको वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ था जो सैचुरेशन करंट वाला था, है ना। ये क्या शो कर रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। आप इंटेंसिटी को भले जितना बढ़ाते रहें, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितनी है वो उतनी ही रहनी है। सो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये बात क्लियर है, आगे चलते हैं। अच्छा, आगे हम कुछ पॉइंट्स और लिखने जा रहे हैं, जिसमें से एक पॉइंट जो होगा वो ये होगा, ऊपर हो सकता है कि थोड़ा सा शेड आ रहा हो तो मैं ऊपर से नहीं लिखूंगा, थोड़ा सा नीचे करके लिख सकता हूं। यहां से लिख देता हूं, देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड, याद है ये भी आपको पहले बता चुका हूं मैं, कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसकी डेफिनेशन हम पहले लिख चुके हैं। देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, below which
जिस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी के नीचे कभी भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता, बिलो विच इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इमिटेड, यानी कि नो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, there will be no photoelectric effect below threshold frequency. So there is a minimum frequency. हमेशा एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है और उस मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी पर कभी भी इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं होते, और अगर इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं होते इसका मतलब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट हम लिखते हैं यहां पर, वो ये ejection of electrons from the metal surface, from the metal surface is instantaneous, या यूं लिख देते हैं takes place instantaneously. ये एक इंस्टेंट प्रोसेस होता है। फोटोन का आना, इलेक्ट्रॉन को फोटोन को एब्जॉर्ब करने के बाद से लेकर मेटल से निकलने तक का जो सफर होता है ना, ये बहुत ही क्विक प्रोसेस होता है, बहुत ही इंस्टेंट प्रोसेस होता है। ये स्लो प्रोसेस नहीं है कि फोटोन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब फोटोन जाके उससे लगा और लगा रहा, अपनी एनर्जी दे रहा है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो बैठा बैठा एनर्जी अपनी एब्जॉर्ब करता जा रहा है, एनर्जी बढ़ती जा रही है, जैसे ही बढ़ी हो उसके बाद फिर वो शूट आउट करके बाहर आया। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये क्विक प्रोसेस है, ये बहुत फास्ट प्रोसेस है। फोटोन आया, स्ट्राइक किया, एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, बस। मतलब ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, बहुत ही कम टाइम के अंदर होता है। मतलब इसका जो टाइम अक्सर लिखा हुआ होता है बुक्स के अंदर वो होता है अबाउट 10 पावर -8 सेकेंड्स, अबाउट 10 पावर -8 सेकेंड्स का टाइम होता है जिसके अंदर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, यानी कि फोटोन के एब्जॉर्ब होने से लेकर बाहर आने तक का जो टाइम होता है दैट इज अबाउट 10 पावर -8 सेकेंड्स। तो जनाब ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, इसको मैंने लिखा हुआ पॉइंट्स टू रिमेंबर, याद रखिएगा इन पॉइंट्स को, कभी भूलिएगा मत। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का ताल्लुक इंटेंसिटी से है और काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक फ्रीक्वेंसी से है। फ्रीक्वेंसी का बढ़ाने से नंबर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता और इंटेंसिटी के बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इन बातों को अलग रखिएगा, सेपरेट रखिएगा, ठीक है। देन हमारे पास हमेशा एक फ्रीक्वेंसी होती है मिनिमम, जिससे नीचे कभी भी इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं होते, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता, उसको हमने क्या कहा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और याद रखिएगा जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं उन तमाम इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज डिफरेंट होती हैं और उनमें जो हम डील करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को वो कौन से वाले होते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं आइंस्टाइन्स एक्सप्लेनेशन की तरफ, या यूं कह लें कि अब हम चलते हैं आइंस्टाइन्स इक्वेशंस फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरफ। सबसे पहली बात, आइंस्टाइन ने जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया वो एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। आइंस्टाइन के एक्सप्लेन करने से पहले तक जो पूरा एक सदी से ज्यादा ये इफेक्ट अनएक्सप्लेन रहा था, वो क्यों? क्योंकि लाइट को एज अ वेव कंसीडर करके इसको सोचने की या एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही थी, जिसकी वजह से सब फेल हो रहे थे। क्लासिकल फिजिक्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में फेल इसी वजह से हुआ क्योंकि वो लाइट को एज अ वेव कंसीडर कर रहे थे। तो सबसे पहली बात, आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन कैसे किया? इन 1905 आइंस्टाइन successfully explained photoelectric effect in basis पर, on the basis of quantum nature of light, quantum nature of light। ठीक है, सबसे पहली बात क्वांटम नेचर ऑफ लाइट की बेसिस के ऊपर, यानी कि लाइट कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स जिनको क्वांटा कहते हैं या जिनको फोटॉन्स कहते हैं। दूसरी बात,
इसने वही वाली बात कही कि जब इलेक्ट्रॉन जो आता है, इस बात को हम यहाँ पर पहले बनाते हैं। ये देखें, वही मेटल सरफेस, लेट्स इमेजिन कर लेते हैं कि इस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन है वही 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इमेजिन कर लेते हैं, या चलो इस बार चेंज करके इसको कर देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। लाइट आपने फॉल करी, इस लाइट के जो फोटोन है उस फोटोन की जो एनर्जी है इमेजिन कर लेते हैं वो है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है यहाँ पर, वो इस फोटोन को एब्जॉर्ब करके और ये बाहर आ रहा है, और इस फोटोन के पास जो अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर इसने ये बताया कि when a photon of sufficient energy का मतलब greater than work function, require से ज्यादा होनी चाहिए। when a photon of sufficient energy strikes an electron, जब वो इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करता है मेटल के अंदर जाके, फिर क्या होता है, a part of its energy is used up in a part of its energy, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन, which is called वर्क फंक्शन। अ पार्ट यानी कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन उसका कुछ हिस्सा, अ पार्ट ऑफ इट्स एनर्जी विच इज कॉल्ड वर्क फंक्शन इज यूज्ड अप इन रिमूविंग या लिबरेटिंग, इन रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, यानी कि उस एब्जॉर्ब्ड एनर्जी का, जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उसका कुछ हिस्सा जाया जाता है, यूज हो जाता है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने वाली एनर्जी में, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। ये पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर, फ्रॉम द मेटल सरफेस एंड, और जो बची हुई एनर्जी होती है वो कहां जाती है, वो अपीयर होती है इन द फॉर्म ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, एंड रिमेनिंग एनर्जी appears as kinetic energy of photo electron। ये पॉइंट आपने याद रखना है, मतलब जब एक सफिशिएंट एनर्जी वाला फोटोन स्ट्राइक करता है इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन उस टोटल एनर्जी में से सबसे पहले वर्क फंक्शन वाली एनर्जी जाया करके इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आता है, बाकी जो बची हुई एनर्जी होती है वो अपीयर होती है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो 4 में से 2 जाया करने में चले गए, बाकी बचे हुए कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, तो वो अपीयर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। समझ आई बात? और याद रखिएगा ये रेयर कंडीशन होती है कि विदाउट कोलिजन कोई भी बाहर आ जाए, बहुत कम होता है ऐसा, हालांकि कोलिजन होती हैं, लेकिन फिर भी हम एक जो है वो आइडियल सिचुएशन को इमेजिन कर रहे हैं कि जो टोटल थी उसमें से वर्क फंक्शन में निकल गई, बाकी जो बची वो अपीयर हो गई किसमें, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। अब आप नोट करें, अगर हम यहां से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनाना चाहें तो क्या बनना चाहिए, टोटल में से वर्क फंक्शन को निकाल दो, यानी कि जो फोटोन की एनर्जी है उसमें से वर्क फंक्शन को निकाल दो, 4 - 2 कर दो, तो किसका फॉर्मूला बनेगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा। और यही इक्वेशन कहलाती है आइंस्टाइन्स फेमस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। कैसे, अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला चाहिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का, तो आप क्या करेंगे, एनर्जी ऑफ फोटोन में से सब्ट्रैक्ट कर दें वर्क फंक्शन, सो यू विल गेट व्हाट, maximum kinetic energy of photoelectron। So this equation is one of the most important equations in modern physics। समझ आई बात? अच्छा, देन इसी चीज को अगर हम लिखना चाहें फॉर्मूले की फॉर्म में, कैसे, आप E का फॉर्मूला, फाई का फॉर्मूला पुट कर दें, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू, हाँ भाई, फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, HF अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स लॉ, और मैंने आपको वर्क फंक्शन का फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है, वो क्या होता है, F0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और आप H को कॉमन निकाल लें, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू H कॉमन आ जाएगा, सो F - F0, और ये बन जाएगा हमारे पास
एक और फॉर्मूला। तो दीज ऑल इक्वेशंस आर कॉल्ड द फेमस आइंस्टाइंस फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस। बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है टू कैलकुलेट व्हाट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पर आप सिचुएशन बना सकते हैं कि इफ F इज इक्वल टू एफ नॉट, मतलब आपने जो फ्रीक्वेंसी यूज करी वो फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली उतनी ही यूज कर ली जितनी रिक्वायर थी। तो अगर F बराबर एफ नॉट के हो जाए तो आप यहां पर एफ नॉट पुट करें, ये यहां पर F पुट कर दें, दोनों सूरतों में जीरो हो जाएगा, मतलब एफ नॉट माइनस एफ नॉट जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग जीरो, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। ये उस कंडीशन में कि जितनी रिक्वायर थी आपने उतनी ही भेज दी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की नहीं होगी, बस वो बाहर आ जाएंगे लेकिन उनके पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होगी। ये उस सूरत के अंदर कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन आ रही है। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर के फॉर्म के अंदर, हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू और एच एफ माइनस एफ नॉट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इन तमाम कंडीशंस को। मतलब ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर भी लगा के पुट कर दें तो एच एफ माइनस एच एफ नॉट हो जाएगा। तो ये दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड, these are called Einstein's photoelectric equations। इक्वेशंस, ठीक है, बड़ी फेमस इक्वेशंस हैं और ये कोई मुश्किल इक्वेशंस नहीं है, कॉमन सेंस वाली इक्वेशंस हैं। ये कैसे बना ये तो मैंने आपको डायग्राम से वैसे ही बता दिया ना, बहुत आसान सी बात है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो ये इक्वेशन आपको कभी भी तंग नहीं कर सकती। उसके बाद क्या, उसके बाद तो आपने फॉर्मूला पुट किया ना, ई का फॉर्मूला एच एफ होता है, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला एच एफ नॉट होता है, एच कॉमन निकालो। तो मतलब पहली चीज अगर आपको समझ आ गई, उसके बाद तो सिर्फ मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स है। समझ आई बात? इन पॉइंट्स को नोट करें, आगे चलता है। लास्ट में मैं यहाँ पर आपको जो है वो दो बड़े इंपॉर्टेंट ग्राफ्स और बताता चलूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, कभी भी आप बुक देखें तो ये ग्राफ्स बने हुए होते हैं, आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। देखें, एक ग्राफ ये रहा, एक ग्राफ ये रहा, बना हुआ बिल्कुल सेम है लेकिन कंडीशंस नीचे डिफरेंट लिखी हुई है। यहां पर हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ बनाएंगे लेकिन टू डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ लाइट, मतलब लाइट की हम इंटेंसिटी को डिफरेंट करेंगे। अगर हम लाइट की डिफरेंट इंटेंसिटीज पे ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा, और अगर हम लाइट की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे ग्राफ बनाएंगे तो करंट का और वोल्टेज का क्या ग्राफ बनेगा, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली बात, इन ग्राफ्स को समझने के लिए पीछे पीछे जो मैंने आपको समझाया था ना ग्राफ, वो ग्राफ मैंने डिटेल में समझाया था, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं तो पहले एक दफा दोबारा वो देख लें, फिर ये कंडीशन देखिएगा, क्योंकि यहां पर मैं इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। देखें, हमने क्या पढ़ा था कि करंट का और पॉजिटिव वोल्टेज का। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल में हमने क्या पढ़ा था कि एक वक्त ऐसा आता है कि जिसमें जो है वो करंट बढ़ रहा होता है, बढ़ रहा होता है, बढ़ रहा होता है, उसके बाद वो सैचुरेशन कंडीशन में पहुंच जाता है। ऐसा है ना, ये चीज हमने पढ़ी थी। वोल्टेज के साथ साथ करंट बढ़ते बढ़ते सैचुरेशन कंडीशन में पहुंच जाता है, ये सैचुरेशन करंट है। और अगर डिफरेंट इंटेंसिटीज हो, अच्छा पहली बात, यहां से जब आप वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कांस्टेंट हो जाता है, और जब आप वोल्टेज कम करते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे होते हैं, तो ये कम होते होते करंट कम होते होते और ये पहुंच जाता है हमारे पास एक जीरो पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये बात हमने पढ़ी थी और ये ग्राफ में आपको पहले बता चुका हूं। इसी तरीके से अगर हमारे पास ये लाइट की इंटेंसिटी नंबर 1 है, एक दूसरी इंटेंसिटी हायर इंटेंसिटी वाली लाइट को यूज करेंगे ना अगर हम, तो उस कंडीशन में पता है क्या होता है, करंट ज्यादा होता है। ये देखें, करंट ज्यादा से बढ़ेगा 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 और उसके बाद फिर ये मैक्सिमम कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब मैं कहूंगा ये करंट नंबर 1 है और ये करंट नंबर 2 है। जो करंट नंबर 1 है वो 2 से नीचे है, इसका मतलब ये इस वाली कंडीशन में लाइट की इंटेंसिटी कम थी तो करंट कम है, सैचुरेशन है लेकिन करंट कम है। और 2 वाले के अंदर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई तो करंट बढ़ गया, लेकिन अगर आप वोल्टेज को कम करेंगे तो कम होते होते ये आके उसी पॉइंट पर मैच कर जाएगा। तो यहां से पता है क्या पता चलता है हमें कि लाइट की भले से इंटेंसिटीज डिफरेंट हो, लाइट की इंटेंसिटीज के डिफरेंट होने से सैचुरेशन करंट्स डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब आप ये देखें कि I2 जो है वो ग्रेटर है I1 से, है ना। मतलब यहां पर डिफरेंट इंटेंसिटीज से करंट ज्यादा कम हो सकता है लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि इंटेंसिटी से निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी नहीं बढ़ती। ये बात मैं आपको बता दूं, कितनी ज्यादा बातें आपस में आप देखो वो हो रही हैं, कनेक्ट हो रही हैं आपस में, है ना। तो वही वाली बात यहां पर आपने जो याद रखना है वो क्या, कि लाइट की अगर इंटेंसिटीज डिफरेंट होगी ना तो ग्राफ ऐसे बनेगा जिसमें ये शो कर रहा है कि करंट सैचुरेशन करंट्स डिफरेंट होंगे, लेकिन जब आप वोल्टेज कम करेंगे, नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाएंगे, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल
स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटीज के डिफरेंट होने के बावजूद एक ही रहता है। सो ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी और डिक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल नॉट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक ही स्टॉपिंग पोटेंशियल पर आकर करंट जीरो हो जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट हो तो क्या होगा? तो याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट होने के अंदर हमारे पास जो ग्राफ बनेगा ना, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। पहले तो हमारे पास वही वाली बात कि पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ाने से करंट बढ़ेगा और उसके बाद वो मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट यानी कि आई, ठीक है ना, सैचुरेशन करंट। चलो यहां से हम आई को हटा देते हैं। और इसी के साथ साथ जब नेगेटिव वोल्टेज को आप बढ़ाते हैं, नेगेटिव वोल्टेज के बढ़ने से करंट कम होता है, कम होता है, कम होता है, और उसके बाद आके करंट जीरो हो जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ऐसा है। और इसी तरीके से अब अगर हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज वाली लाइट यूज करें तो याद रखिएगा, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाली लाइट के अंदर कुछ इस तरीके से होता है, सैचुरेशन करंट कम होगा, कम होगा, कम होगा, और इस बार स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट होगी। इसको हम कह देते हैं वीओ और इसको हम कह देते हैं वीओ प्राइम। ठीक है। डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज लाइट की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट करने से करंट सेम रहता है। सैचुरेशन करंट में कोई फर्क नहीं आएगा। मतलब आप पोटेंशियल बढ़ाते जाओ, भले फ्रीक्वेंसी आप चेंज कर दो, एक दफा फ्रीक्वेंसी कम कर दो, एक दफा फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन्स तो उतने ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स उतने ही रहेंगे, इसका मतलब करंट सेम रहेगा। डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर करंट हमेशा सेम रहता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट अगर हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो जाता है। समझ आई बात? स्टॉपिंग पोटेंशियल में फर्क आ जाएगा, याद रखिएगा। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से मतलब आप कहेंगे कि ये F2 फ्रीक्वेंसी पर है और ये F1 फ्रीक्वेंसी पर है, तो इसका मतलब पता है क्या है? F2 फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन F1, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाएंगे ना तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ती है। तो भाई ये दो ग्राफ्स में बड़े इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है। एट डिफरेंट इंटेंसिटीज सैचुरेशन करंट डिफरेंट होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा। एट टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज सैचुरेशन करंट यानी कि करंट सेम रहेगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल्स डिफरेंट हो जाएंगे। इन दोनों चीजों को नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट टॉपिक, जिसको हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। इसमें डेफिनेशन, की पॉइंट्स, एक्सप्लेनेशंस, ग्राफ्स, इक्वेशंस, हर एक चीज को हमने डिटेल में कॉन्सेप्ट्स के साथ डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि पूरा का पूरा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप इस काबिल होंगे कि आप इसको लिख सकते हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि इससे रिलेटेड जो है वो आपको प्रॉब्लम्स या एमसीक्यूज भी करवा दूं कि इसमें से एमसीक्यूज या प्रॉब्लम्स किस तरीके से आते हैं। तो फिलहाल उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करें और अपना ख्याल रखिएगा। हम मिलते हैं इसी चैप्टर के अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एंड दैट विल बी कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।